आज हम लोग न्यूटन्स लॉ का जो है ना पाथ फाइंडर का एमसीक्यू करेंगे 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो, क्वेश्चन 11 निकालो। बनाया था सब? जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास इक्वल है, और यहाँ ये जो है पहले ऐसे था, ओके, हॉरिजॉन्टल था यह स्ट्रिंग, और इसको एफ फोर्स लगाकर स्लोली खींचा जा रहा है। तो स्लोली का क्या मतलब होता है? स्लोली का मतलब होता है कि आपका एक्सलरेशन 0 होगा, पहला बात। अब ये जो है खींच रहा है तो कह रहा है क्या कि भाई जो फोर्स आपने लगाया वह जो है या एक्स के अनुसार इस प्रकार वैरी कर रहा है। ये दिया हुआ है, अगर आप बुक्स में और अच्छा से दिया होगा, इसमें एक ही कलर से बना दिया गया है ना। तो ये फोर्स एक्स के साथ ऐसा वैरी कर रहा है। एक्स क्या है भाई? यह डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये एक्स, एक्स जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा एक्स है। अब कह रहा है क्या कि यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस होगा दोनों पुली के बीच में। पुली आइडियल है, सारा सिंपल एक सवाल है। ओके, नाउ मैं एक बात बताता हूं कि इस सवाल को बनाने का तरीका क्या हम लोग लगाएंगे। तो भाई पहला तो क्या है कि इसमें स्लोली जा रहा था, ये भी स्लोली जा रहा होगा, ये भी स्लोली जा रहा होगा। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ जो टेंशन टी होगा और इसका वेट एम जी, यहाँ भी स्ट्रिंग में टेंशन टी है और वेट इसका एम जी नीचे काज करेगा। तो एक तो टी इजकल टू एम जी होगा, टी इजकल टू एम जी होगा, ये इक्वेशन बनेगा। और टी एम जी के बराबर क्यों हो गया? क्योंकि स्लोली चल रहा है। सेकेंड क्या होगा कि अगर हम बात करें ये फोर्स का, तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस फोर्स की बात करिएगा तो ये फोर्स ऐसे एफ लग रहा है, इस एंगल को कुछ देर के लिए थीटा मान लीजिए और इसको भी थीटा मान लो। तो ये स्ट्रिंग का टेंशन टी टी टू टी कॉस थीटा एफ के बराबर होगा ना। एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन बनेगा कि एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये होगा टू टी कॉस थीटा। यहां से एफ टू टी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब टी एम जी है तो यहां से एफ इक्वल टू होगा टू एम जी कॉस थीटा, हो गया। तो ए फिजिकल टू आ गया टू एम जी कॉस थीटा। अब देखो भाई, इसको खींचते जाओ, तो ये स्ट्रिंग को जब खींचेंगे तो देखिए स्ट्रिंग ऐसे पहले है, ओके। अब बंदा खींचेगा तो ये तो फिक्स है, तो इसको खींचते जाओगे तो ये इधर से स्ट्रिंग इधर जाएगा और इधर से इधर स्ट्रिंग जाएगा और एंगल डिक्रीज करेगा। ये नॉर्मल चीज है कि भाई आप खींचेंगे तो थीटा डिक्रीज करेगा, और खींचते खींचते अगर बहुत खींच देंगे तो थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा। और जिस समय थीटा टेंस टू 0 होगा उस समय आप देखिए ग्राफ के नजर डालिए कि लास्ट पर क्या किया है कि लास्ट में जा करके यह ग्राफ जो मैं आपका फोर्स कांस्टेंट हो गया है, ये देखें। और यह फोर्स कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद इसमें नहीं लिखा, यहाँ पर 10 दिया है, 10 न्यूटन है, ओके। यहाँ पर आपको 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन फोर्स लास्ट में हो गया, तो लास्ट में और वो फिक्स हो गया है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वह अगर फोर्स आपको फिक्स हो गया तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है कि ये फोर्स फिक्स होने का मतलब क्या है। जब थीटा टेंस 0 हो गया तो उस समय क्या हो जाएगा, ये फोर्स देखो, फोर्स 10 न्यूटन आ गया और ये थीटा 0 हो गया, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपका यहाँ पर एक बड़ा मजेदार सिचुएशन आएगा कि ये F10 है, ओके, F10 हो गया और यह 2 mg cos 0 1 हो गया। तो आप एक बात देख रहे हैं, ये कट गया और m क्या आ गया, 0.5 kg, सही है। रिजल्ट अच्छा है, ये आपका ऑब्जर्वेशन से आया।
हमने ग्राफ को यहां ऑब्जर्व किया। एक और पॉइंट को आप ऑब्जर्व करें, कोई जहां पर ग्राफ क्रॉस कर रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा, अब एक कोई भी स्टैंड पर अगर बात करें तो मेरा इक्वेशन जो चलेगा यह चलेगा, जनरल इक्वेशन यह। तो m तो मास है, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट से आप मास अगर निकालते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी ना। तो अब तो मास हमारे पास आ गया, यानी यह m एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया। अब हमारा क्या है कि इसमें थोड़ा सा फिगर को ध्यान से देखिए, तो आपका फिगर कैसा बन रहा है, ऐसा और ऐसा, और ये डिस्टेंस आपका x है, ओके, और ये डिस्टेंस आपका l/2 है, ये भी l/2 होगा, ये l निकालना है अपन को। तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस l²/4 आप प्लस x² होगा, ओके, और यह एंगल थीटा है। तो आप cos थीटा का वैल्यू अगर निकालें तो आपके पास cos थीटा क्या आ रहा है, x/, देखिए इस ट्रायंगल से निकल जाएगा, ये भी थीटा है, ओके। तो आपको इस ट्रायंगल से आपको थीटा का, cos थीटा का वैल्यू जो आएगा वह होगा x/√अंडर l²/4 प्लस x², सही है। यहाँ cos थीटा आ जाएगा x/√अंडर l²/4 प्लस x²। और मैं अगर एक बात करूं तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या आया था, f आया था 2t cos थीटा। तो इक्वेशन हो गया, f तो हमारा पता, f हम ग्राफ से कोई एक पॉइंट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, यह हो गया 2, और टेंशन का वैल्यू क्या आएगा बताइए, mg, तो 2mg गुड, यह 1/2 है नहीं, और इनटू हो गया cos थीटा, और cos थीटा का भी वैल्यू हम रख देते हैं। cos थीटा का आपका वैल्यू इसको रखिए, तो मेरे को लग रहा है कि ये तो 2 कटने वाला है, और जी 10 होगा ना, और 10 और cos थीटा हो गया 10x/√अंडर l²/4 प्लस x², सही है, ये आ जाएगा। अब इसको देखें तो आप, अब आपका x चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट fx में ऑब्जर्व करो, कोई पॉइंट ग्राफ में, चलो देखो तो ग्राफ को अच्छा से देखो, तो इस ग्राफ में आप देखो कि जहां f5 है वहां देखो तो f की वैल्यू 5 है, वहां पर यह 3 है कि क्या है, 1 2 3 है ना। तो f देखो 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 देखो, मैं बताता हूं, इस पॉइंट पर नजर डालिएगा, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूं, वो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इस पॉइंट पर 5 न्यूटन वाले पॉइंट पर ले चल रहे हैं, यहां पर, ओके जी, ये पॉइंट को आप नजर डालिए। तो बेटा इधर से आप 1 2 3 मीटर है, और इधर से 5 न्यूटन, माने x की वैल्यू 3 रखिए तो f क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा ना। तो वैल्यू रख दीजिए, यहाँ चलाइए क्या, तो इस इक्वेशन में आप देखें तो ये f की वैल्यू हम क्या रख दें, बोलिए, f की वैल्यू हम रखते हैं, f की हम वैल्यू रखेंगे 5, तो हमारा f 5 आ गया, और इक्वल टू 10x/√अंडर l²/4 प्लस x कितना हो गया, 9, 3 है तो x² 9 हो जाए, हाँ बोलिए। और वहां भी x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, सही बोल रहे हैं आप लोग। तो x की वैल्यू यहाँ 3 रख दीजिए, क्या, तो l तो आ जा रहा होगा, कितना आ रहा है, 108 का रूट आ रहा है? तो ये 108 ऑप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन अपना कितना दिया था सवाल में, देख लेते हैं, ऑप्शन देखो 10 के आजू बाजू, तो 10 मीटर आएगा, सही है, ऐसे 10 के आजू बाजू है, तो यह अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर हो गया, करेक्ट, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 12 पाथफाइंडर का 12 क्वेश्चन आप देखिए। तो इसमें आपका कंसीडर 3 आइडेंटिकल मासलेस, देखिए ये जो है 12 में क्या है कि ये सारे स्प्रिंग क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो इनका नेचुरल लेंथ सेम होगा। दूसरा क्या होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होगा। और कोई भी अगर स्प्रिंग की जो बात आप करेंगे, तो स्प्रिंग की जब हम बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि स्प्रिंग की जब भी आप बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये जो स्प्रिंग की आप बात करेंगे तो आप देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि स्प्रिंग में अगर कोई भी स्प्रिंग है लाइक दिस, यहाँ एक आपका स्प्रिंग है और किसी बंदे ने यहाँ फोर्स एफ लगा दिया, तो ये इस पॉइंट पर आप फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। रस्सी में भी स्ट्रिंग में भी अगर आपके पास यह स्ट्रिंग है, यह एफ है, ये टी है। देखो कंसेप्ट स्लोली इससे तुम करेक्ट करो अपना, पीछे से रिवाइज हो रहा है ना 10-10 15-15 सवाल, तो इससे मैंने चीजों खाली अपन पढ़ते जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। पढ़ने के साथ साथ आपको अब क्या हो रहा है कि थ्योरी एक बेसिक तरह से सब तरह का थ्योरी आप पढ़ लिए। अब उसके बाद आप प्रॉब्लम जो हार्डर प्रॉब्लम होता है उसमें थ्योरी कैसे सोचते हैं, ये पाथ फाइंडर के डिस्कशन से आपको आएगा। नहीं समझे? अब एक स्टेप आगे, अब थ्योरी को एप्लीकेशन क्वेश्चन पढ़ करके सोचना है कि हम क्या लगाएं। आई बात समझ में? इसलिए मैं डिस्कशन जो कर रहा हूं उसमें जो रिलेटेड थ्योरी है उसको भी रिवाइज करते जा रहा हूं, यानी एक तरह से ये रिवीजन ही चल रहा है पूरा लेवल से। तो मैं बता रहा हूं कि अगर स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर अगर देखिए तो आपका एफ आपका इधर लग गया और रस्सी का स्ट्रिंग का टेंशन टी होगा, तो यहाँ एफ इक्वल टू टी होता है। यानी स्ट्रिंग पर फोर्स लगाइए या स्प्रिंग पर लगाइए, वह फोर्स आपको किसके बराबर होगा? स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर होगा, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर इसमें इलोंगेशन एक्स है तो यहाँ एफ जो है आपको के एक्स के बराबर होगा। ओके, अब देखिए सवाल में देखिए कि यहाँ पर हमें कह रहा है कि इसमें इलोंगेशन से रिलेट करना है एफ को। तो भाई ये कह रहा है कि इसमें इलोंगेशन आपका x1 है, इसमें इलोंगेशन x2 है और इसमें इलोंगेशन x3 है। ओके, इसमें इलोंगेशन कितना है भाई? x3 है। किसने दे दिया कि भाई इसमें आपका इलोंगेशन जो है ना, आप कह सकते हैं कि इसमें जो इलोंगेशन है, देखिए आपका कह रहा है कि इसमें x2 है, इसमें x1 है। इस पॉइंट पर आप फोकस कीजिए। ब्लॉक पर फोर्स स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो कोई बॉडी में मोशन जो होता है, लाइक अगर एक बात अगर आप देखें तो बड़ा प्यारा सा एक रेसिपी आपको मैं बताऊंगा, इसका कंसेप्ट देखिए। आदमी को कैसे ये कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन कि अगर कोई बॉडी है लाइक दिस और इस पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ एक फोर्स लग रहा है F1 और मान लीजिए यहाँ फ्रिक्शन भी है। क्या है? फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लाइक। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यह F1 इधर लग रहा है और यहां किसी बंदे ने फोर्स लगा दिया F और यहां इसमें मान लीजिए इलोंगेशन x। तो हम अगर बात करें तो एक तो हमारा इक्वेशन होगा यहां से, इस पॉइंट से F इक्वल टू के एक्स। अब देखिए इस बॉडी का अगर फोर्स डायग्राम खींचिएगा और इसका मोशन से रिलेटेड चीजें जो होगी वो नेट फोर्स से डिसाइड होगी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या करता है? नेट फोर्स के बाद इंफॉर्मेशन देता है मोशन का। तो आपको इस पर एक बंदा फोर्स लग रहा है एक एक्स और इस पर एक फोर्स अगर मोशन एक्सेलरेट हो रहा है सपोज कीजिए कुछ देर के लिए, तो इधर आपका एक न्यू के एम जी लग जा रहा है क्या, और दूसरा इधर एक आपको एक फोर्स F1 लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन या इसका मोशन डिसाइड होगा इन तीनों फोर्स से। अगर इसमें एक्सेलरेशन है तो यू कैन राइट हियर के एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस म्यू एम बी। आप डिसाइड कर सकते हैं, सॉरी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि एफ के एक्स माइनस एफ माइनस म्यू एम बी इज इक्वल टू आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जीरो होगा। ओके, तो ये चीज अलग है। लेकिन आपको अगर एफ से इलोंगेशन को कोरिलेट करना है तो इस ब्लॉक पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पॉइंट से डिसाइड हो जाएगा, यानी एफ इक्वल टू के एक्स होगा। और पहला केस में जैसे आप सवाल को अगर देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में इलोंगेशन क्या है देखिए। अब थोड़ा सा यहां आकर नजर डालिए, तो जैसे यहां नजर डालिएगा तो फर्स्ट में इस पॉइंट पर जाइएगा तो एफ इक्वल टू आएगा के एक्स वन। ओके, इस पॉइंट पर यह जाइएगा तो एफ इक्वल टू के एक्स टू और इसमें यहां जाइएगा तो होगा एफ इक्वल टू के एक्स थ्री। अगर ये K1 K2 K3 होता है तब x1 x2 x3 अलग अलग होता है, यानी यहां पर ये इक्वल है तो आपका क्या हो गया x1 इजिकल टू x2 इजिकल टू x3 इजिकल टू f बाई के इक्वल है। क्लियर?
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। लेंथ ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग इनफॉर्म स्प्रिंग है, इसमें इनफॉर्म स्प्रिंग है जिसका मास 50 ग्राम है, increases by 2 centimeter due to its own weight. If it is suspended from a fixed support, how much load should be suspended from the lower end of this spring so that total extension becomes 10 centimeter? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग में मास दिया है, तो आप इसका कह क्या रहा है पहले देखिए। पहले कह रहा है क्या, इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी भी अपन देखें, तो इसमें पहले थ्योरी को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। यह स्प्रिंग है, इसकी अपनी मास है m है। अब ये मास m है, तो इलोंगेशन को जब प्राप्त करते हैं तो हमारे पास दो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट को समझ करके रखिए, ये 1 सेकंड में सवाल बन जाए। अगर आप कंसेप्ट देखेंगे इसका तो दो तरह की चीज है, एक तो एनर्जी से निकालना है, तो स्प्रिंग का इफेक्टेड मास क्या होगा, और एक इलोंगेशन निकालना है तो स्प्रिंग का इफेक्टेड मास क्या होगा। जैसे लाइक यहाँ देखिए, यह स्प्रिंग है, जैसे क्लास में इसको कराया जाता है नहीं, और इसकी वेलोसिटी v नॉट है, और इस स्प्रिंग की मास है। अब ये मास m है, और मान लीजिए इस स्प्रिंग का मास m नॉट है। अब इस सिस्टम का आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ये कहता है क्या है कि इस स्प्रिंग को आप मासलेस कर दीजिए, इस स्प्रिंग को आप मासलेस कर दीजिए, और इसके मास का 1/3 इसके साथ जोड़ दीजिए, m प्लस m नॉट बाई 3 इंटू वी नॉट स्क्वायर, और यहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी मन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 1/3 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा हाफ m प्लस m नॉट बाई 3 का होल इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये आने वाला है। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये प्रूफ करने की चीज है। तो ये कैसे आया, इसका प्रूफ देखिए, थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी प्रूफ हम देखेंगे। हाँ? तो थोड़ा हम प्रूफ देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे देखेंगे आप, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें इस स्प्रिंग के बारे में सोचो, पहले सिर्फ स्प्रिंग को सोचो। या स्प्रिंग है, इसकी वेलोसिटी यहाँ v नॉट है, तो भाई स्प्रिंग में क्या होता है, उसके क्वाइल्स के या टर्न्स के जो वेलोसिटी है ना, वह लीनियरली इंक्रीज करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक वह लीनियरली चेंज होते हैं। तो लीनियरली जब चेंज होंगे, तो अगर यहां से आपने एक y डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy, तो भाई देखो ये dy है, तो भाई वेलोसिटी लीनियरली चेंज होगा, तो इसकी स्प्रिंग की पूरी लेंथ, नेचुरल लेंथ मान लीजिए कि l है। तो मैं एक बात बताऊं, l का मास कितना है, m नॉट है, तो यूनिट का मास होगा m नॉट बाई l, तो y का मास dy का मास कितना होगा भाई, यह होगा m नॉट बाई l इंटू डी वाई, यानी उसकी मास dm आ गई, m नॉट बाई l इंटू डी वाई। सही है, थोड़ा सा हम घेर दें ताकि दिक्कत नहीं। अब dm हो गया, अब इसकी वेलोसिटी देखिए, तो पूरी अगर यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ v नॉट है, तो एल लेंथ पर वेलोसिटी में कितना का चेंज आया, v नॉट का, इंक्रीज कर गया v नॉट से। तो y पर कितना होगा देख लेते हैं, तो एल में वेलोसिटी इंक्रीज कर गया v नॉट से, तो यूनिट में v नॉट बाई एल से होगा, तो y में कितना इंक्रीज कर जाएगा, v नॉट बाई एल इंटू वाई। आई बात समझी, तो ये v जो आएगा वो आएगा v नॉट बाई एल इंटू वाई। सही है भाई, ये हो गया। अब यहाँ के बाद अगर थोड़ा सा अपन काम करें, तो इसके बाद थोड़ा इधर हम जगह बना लेते हैं, यहाँ पर चल जाए। तो देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी अगर इस स्प्रिंग का सिर्फ निकालना है, तो ये के ही निकालिए, इस ओनली फॉर स्प्रिंग हम लिख रहे हैं, ओनली फॉर स्प्रिंग, तो ये होगा हाफ dm, और इस एलिमेंट की वेलोसिटी है v स्क्वायर। ओके, तो आप देखें ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करना होगा, और ये इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ dm होगा m नॉट बाई एल इंटू डी वाई, और इंटू वह हो जाएगा वी नॉट बाई एल इंटू वाई का होल स्क्वायर, और ये आएगा, और ये 0 से l, तो आप देखेंगे यह आ जाएगा किसके बराबर, इसको इंटीग्रेट करना आसान है, यह आ जाएगा हाफ m नॉट बाई 3 इंटू क्या आएगा, आप देखो m नॉट बाई 3 इंटू
V नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम अगर इस स्प्रिंग में यहां पर एक मास m0/3 ऐड कर देते तब भी इतना ही काइनेटिक एनर्जी आता है। इसलिए इस स्प्रिंग के मास का 1/3 पार्ट यहां जोड़ देते हैं, तो बिना इस कैलकुलेशन का यहां काम हो जाता है। ओके, तो यहां एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्क करना है तो आपको ऐसे करना होगा। करेक्ट। अब दूसरा क्या है, दूसरी बात आप समझिए इसमें, अगर आपको इलोंगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखना जरूरी है। तो इलोंगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए वर्क कराते हैं आपका। तो मेरा इलोंगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिएगा तो देखिए क्या होता है। अगर स्प्रिंग कोई आपने यहां सस्पेंड कर दिया, लाइक ऐसे ऐसे कोई स्प्रिंग को आपने सस्पेंड कर दिया और इसमें मास m0 है, सपोज कीजिए m0 है, m0 मास का एक स्प्रिंग आपने सस्पेंड कर दिया और इसका मास आपका m0 है। अब मैं बताता हूं, उसको सुनिए। यहां पर मैं एक स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ होता है वह स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी के जो होता है ना, ये स्प्रिंग का मान लो कि टोटल के है, तो के इक्वल टू होगा c बाई इसकी पूरी लेंथ l। नेचुरल लेंथ l है तो आपका के कितना आ गया, c बाई l होगा। क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर हम यहां पर यहां से y पर एक dy एलिमेंट जैसे वहां लिए थे ले रहे, तो भाई यहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, इस dy नेचुरल लेंथ लिए हम, dy क्या लिए हैं बाबू, नेचुरल लेंथ। तो यहाँ का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इस पोर्शन का मान लेते हैं वह k डैश है। क्या मान लिए, इस पॉइंट का स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश मान लिया, तो मेरा k डैश कितना आ जाएगा बोलिए, इसका नेचुरल लेंथ क्या है, तो c बाई क्या होगा, dy नहीं होगा ना, इसका नेचुरल लेंथ dy लिया है तो यह हो जाएगा c बाई dy, और c का वैल्यू हमको kl मालूम है, बाद में रख देंगे। अब देखिए यहां पर अगर इसमें इस dy वाला में इलोंगेशन मान लीजिए dx हो गया, ये dx क्या है भाई, इलोंगेशन है, ये dx हमारा क्या है, इलोंगेशन। अब ये जब dx इलोंगेशन है तो आपको ये फोर्स ऊपर कितना लगेगा बोलो, तो यह लगेगा k डैश dx लगेगा ना, k डैश dx लगेगा। देखिए मैं बात बताता हूं, यहां पर आपका फोर्स क्या लगेगा, k डैश dx, इलोंगेशन dx है dy में, और तो वह वेट को बैलेंस करेगा नीचे वाला, तो ये टोटल वेट कितना होगा, पूरी की लेंथ का वेट कितना है तुम्हारा, m0 है, तो इसका वेट निकाल लो, तो यह होगा m0 बाई l इंटू वाई और इंटू जी। सही है। अब इससे अगर देखोगे तो आपका k डैश की वैल्यू भाई लिख दो, तो ये c बाई डी वाई होगा और इंटू होगा dx इज इक्वल टू m0 बाई l वाई जी, हो गया। और यहां से हो गया c dx इज इक्वल टू m0 g अपॉन l वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, तो ये इलोंगेशन होगा 0 से लेकर कहां तक, आपको l तक, ये नेचुरल लेंथ है ना 0 से l तक, और ये आपको क्या चाहिए था यहाँ dx, dx चाहिए क्या, 0 से, हाँ 0 से x, देखो इलोंगेशन आ जाता है, और ये सोल्व करो तो तुम्हारा देखना कि x कितना आ रहा है, देखो तो x कितना आ रहा है, देखो तो इसमें c dx, हाँ कितना आ गया, m0 g बाई 2 आ गया, m0 g बाई 2 k आ रहा है। c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू क्या रख दोगे भाई, c की वैल्यू यहां से c को kl लिख दोगे, तो आपको x आ जाएगा m0 g बाई 2k। सही है, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो आपका यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई स्प्रिंग है जिसका मास m है, m है, तो इस स्प्रिंग को मासलेस कर दो, वहां पर क्या आ गया था वैल्यू हमारा, वहां जो वैल्यू आया था के एक्स इज इक्वल टू m0 g बाई 2, बस अगर यहाँ से मास m लगता रहता तो के एक्स एम जी होता। अब यहां पर इसकी टोटल मास अगर m0 है तो यहाँ इफेक्टेड मास कितना जोड़ना पड़ रहा है, m0 g बाई 2, और वहां क्या जोड़ना पड़ रहा था, m0 बाई 3। ये ध्यान दिया ना, यहाँ गलती होने का चांस है। अब इसको आप डिस्कस करेंगे तो आपको हमने दोनों चीज बता दी, ये सतर्क रहना है,
हम लोग को पेपर क्रैक करना है ना, हम लोग को ऐसे थोड़ा है कि कॉन्सेप्ट सीख लिए कहीं लगा रहे हैं कुछ कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने दोनों बता दिया। यहाँ इलोंगेशन है तो इसका वेट दिया है 50। तो ये देखो पहला हम काम करेंगे क्या, देखो फर्स्ट इस सवाल में अगर काम किया जाए तो देखिए सवाल एक लाइन में बनेगा, आपको कैसे बनेगा आप देखिए, मैं बताता हूं, इस बात को आप समझिए। ये स्प्रिंग है फर्स्ट स्टेप में, इसकी मास कितनी है 50 ग्राम है, तो यहाँ कितना मास आप सस्पेंड कर दीजिएगा, इसको मासलेस कर ले, मासलेस कर लो, और मासलेस करके यहाँ पर कितना लटका दोगे सस्पेंड 50 ग्राम बाई 2 25 ग्राम, तो यहाँ पर यह मास जो है m0/2 सस्पेंड होगा और यह होगा 50 × 10⁻³ और इससे इलोंगेशन आपको x1 कितना दिया है 0.1 10 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है कि नहीं, 10 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 मीटर हो गया। तो अब ये मासलेस हो गया तो आपका क्या हो जाएगा भाई kx1 = बोलो 15 × 10 mg m0/2g, क्या लिखेंगे हम लोग m0/2g, ओके 2 सेंटीमीटर दिया तब तो अलग होगा, पहले 2 सेंटीमीटर था, ये 2 × 10⁻² मीटर होगा, सही है। अब ये तो थोड़ा सा अब x1 की वैल्यू आ गया आपको। अब दूसरा केस में कितना सस्पेंड कर दिया जाए कि इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर हो जाए, यही ना, तो आपका सिस्टम ऐसा कुछ बन गया। आपका जो सिस्टम बना अब क्या करेंगे आप, या स्प्रिंग हो गया भाई, मासलेस कर दो, अब इसकी मास कितनी आएगी बोलो m जो है m एक सस्पेंड एक्स्ट्रा कर दिए और इसका इफेक्टेड मास m0/2, ओके। अब इलोंगेशन बात करो तो यहाँ पर एक k स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, मासलेस कर दिए तो सही है ना, तो नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग वही है, तो k इंटू क्या हो जाएगा 0.1 है, और इधर काम करेगा m + m0/2 इंटू जी, ओके। तो आसानी से 0.1 k = आ गया, बोलो 0.1 k = आ गया, ये m निकालना है और ये तो दिया हुआ है ना, तो हम सीधे निकाल लेंगे क्या m + m0/2 इंटू जी के इक्वल होगा, और एक इक्वेशन में आपको k दिया हुआ है, कहाँ दिया है यहाँ, k यहाँ पर क्या होगा m0g/2x1 है, तो यहाँ हो गया 0.1 इंटू m0g/2k है, यही ना होगा m0g/2x1 हो गया, और = क्या होगा बाबू m + m0/2 इंटू जी, m आपका आ रहा है, इसको सोल्व करो तो m कितना आ जाएगा 100 केजी में आएगा, पहले तो उसको ग्राम में बदल लेना, ठीक है, ये तो केजी में आएगा, उसको वहां ग्राम में बदल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, ये सवाल है, ये क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, ध्यान दीजिए, ये सवाल में कह रहा है कि आपका एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग में क्या किया गया है, कोई चीज एक बीड को ग्लू कर दिया गया है, ऊपर से नीचे से कि ऊपर से एल डिस्टेंस दिया है? इसको थोड़ा पढ़ो, एल कहां से दिया है, अ बीड ऑफ फाइनाइट मास इज ग्लू एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम अपर एंड, और उसके कारण जो है इक्विलिब्रियम में आता है तो वह वाई से शिफ्ट हो जाता है। तो देखो भाई वो स्प्रिंग तो मासलेस है पहली बात, और मासलेस है तो वो नेचुरल लेंथ है, वो कोई उसको दबाने वाला तो है नहीं। आप उसमें एक ग्लू कर दिए, मैंने ग्लू करना मैंने फिक्स कर देना, चिपका देना, तो कोई चीज को चिपका दीजिएगा तो उस पॉइंट पर वह फिक्स हो जाएगा, तो उस वेट mg के कारण वह पॉइंट नीचे आएगा, और जैसे पॉइंट नीचे आएगा तो नीचे वाला पोर्शन कंप्रेस होगा जितना से, उतना ही से ऊपर वाला क्या होगा इलोंगेट होगा। तो ये कह रहा है कि वह पॉइंट जहां पर चिपकाए थे वो नीचे आ रहा है वाई से, एकदम बच्चा टाइप का समझो, कोई चीज सवाल बनाते हो ना तो अपनी भाषा में उसको समझने की कोशिश करो पहले,
जिस लैंग्वेज तुम्हारा इजी है ना उसमें समझने की कोशिश करो। देखो जर्मन क्यों डेवलप किया, इसलिए तो किया वो ओन भाषा में लगा रहा। उसने 1911 में जो काम किया 1965 में जाकर 1965 में ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में, जो 1911 में हो गया था काम। तो मैं बता रहा हूं कि उसी तरह जब भी तुमको दिक्कत आती है सवाल में तो उसको मन ही मन अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो, चीजों को समझने की कोशिश करो, तो उससे जो है ना एरर खत्म होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट तुम काम करो कि ये सवाल क्या कर रहा है कि ऐसे स्प्रिंग रखा है और यहां पर मैंने कुछ लाकर चिपका दिया, तो भाई यहां पर आप चिपकाइएगा तो क्या होगा, चिपकाने से वो का अपना एमजी खींचेगा उसको, तो जैसे खींचेगा तो नीचे वाला स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा और ऊपर वाला उतना ही से इलोंगेट हो जाएगा। हाँ लेकिन एक बात क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को अपन को ध्यान रखना चाहिए क्या, और सवाल को बनाना चाहिए। वेरी सिंपल है। अब कह रहा है कि ग्राफ आपको बताना है कि एल का जो वाई के साथ एल क्या है, जैसे एल 0 भी हो सकता है, एल नेचुरल लेंथ के बराबर भी हो सकता है, यानी यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है। अगर कोई ग्लू यहां कर दिया, देखो सवाल को बनाने में टेक्निक समझ, यहां किसी चीज को बेटा आप ग्लू कर दो तो ये इलोंगेट होगा, वाई 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा ना, क्योंकि यहां पर कोई चीज को चिपका दो तो उसका वेट सपोर्ट पर चला जाएगा तो वो इलोंगेट नहीं होगा, नहीं होगा ना। फिर यहां चिपका दे ग्लू कर दो कभी नहीं होगा। तो ग्राफ में तो एक बात क्या है कि वाई 0 होगा 2 पॉइंट पर, एक पहले 0 होगा और बाद में भी 0 होगा। तो ग्राफ में अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन को देखा जाए तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कि ये कोई ट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन में आपको देखो, लेकिन ये बनाने वाला भी चालाक है, नहीं समझे, बेवकूफ नहीं है ये। यहां पर भी देख 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, लेकिन हम लोग का प्रॉपर वे में अगर देखो तो कंडीशन मेरा क्या हो रहा है कि एक तो ऊपर जो कंडीशन है और नीचे 0 to 0 हो गया, तो ग्राफ तो देखो डी ही होगा, सिमेट्रिसिटी किसी में नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं, क्योंकि जितना कंप्रेस हो रहा है उतना ही इलोंगेट भी हो रहा है, तो सिमेट्रिसिटी तो ग्राफ में आएगा, इसमें भी नहीं है सिमेट्रिसिटी, जो ये सिमेट्रिसिटी मान सकते हो नहीं, इतना दूर डिस्टर्ब कर रहा नहीं है, ये भी ग्राफ डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये ग्राफ तो, लेकिन ये दिस इज नॉट मेथड, आप ऐसा नहीं कि ऐसा मेथड लगा लीजिएगा, आईआईटी बड़ा चालाक होता है, वो समझ जाएगा कि लड़का ऐसे सोच करके मार देगा ठीक, आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब पाथफाइंडर तो अपन क्या जो रैंक लाना चाहता है उसी के लिए अपन कराते, क्या अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो मैं बता रहा हूं कि ये चीज को समझिए, ये मेथड से अपन बनाए तो आप खुश हो जाएंगे, परंतु दैट इज नॉट परफेक्ट मेथड, सही है ना, क्योंकि टीचर भी समझता है कि लड़का इसको ऐसे करके टिक कर देगा तो ट्रिक लग जाएगा उसमें, तो अपन उसको छोड़ते हैं। पहले तो एक तो है कि 2 पॉइंट हमें पता है जहां 0 वाई, तो मेरा 2 पॉइंट है और सारे ग्राफ में दोनों पॉइंट पर 0। अब देखो, लेकिन ये ग्राफ का प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं पर आप अगर चिपकाएंगे उसको तो जितना से कंप्रेस होगा उतना ही से इलोंगेट होगा, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। अगर मान लो ये ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो सकता था लेकिन वह कंप्रेशन और वह जो है सेम है, तो मैं बता रहा हूं कि इसलिए ये ग्राफ का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, परंतु अपन को प्रोबेबिलिटी से मतलब थोड़े है? अपन को तो बनाने से मतलब है क्या। तो देखिए आपको मैं बताता हूं, फिर सवाल में आते हैं अपन यहाँ। अब मान लीजिए कि ये जो है आपने ऊपर से इसकी पूरी लेंथ को मान लो, लेंथ दिया है क्या, नहीं दिया है, पूरी लेंथ मान ले कि h है, इसकी पूरी लेंथ को हम h मान लिए और यहां पर ग्लू कर दिया मैंने कोई चीज को, ये ग्लू को थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूं, यहां पर आपका ग्लू हो गया, जो यहां से कितना पर है एल पर, सही है। तो एक तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा के, वह के होगा C/H और इसका हो जाएगा K1 ऊपर वाले का, इसका K1 मान लीजिए और इसका K2, तो ये KH कांस्टेंट होगा, तो KH या C, तो C इक्वल टू हो गया K। और असल में होता क्या है कि K जो हम लोग निकाले थे तो K आता है YS/L, Y क्या होता है पता है आपको, ये Y जो होता है ना यह यंग होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इससे इसकी कॉन्सेप्ट आती है। तो आपका यंग मोड ये K जो आता है उसको समझिए, K जो आएगा, ये देखो K जो आएगा आपका
वह होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट होता है YS/L, ठीक है ना। तो ये Y और S ही C है वो। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और एस क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मटेरियल वो जो है वायर पर डिपेंड करेगा। तो वायर तो चेंज हो नहीं रहा है, और जैसे वायर नहीं चेंज हो रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि के जो है ये YS जो है यह चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए C कांस्टेंट है। और C कांस्टेंट है तो इसकी लंबाई क्या है C, ये KH कांस्टेंट हो गया, तो KH, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक इक्वेशन बन सकता है, ये KH हो गया, ये K पूरी स्प्रिंग की हो गई, यह हो गया K1L होगा ना इसके लिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, K2 बोलो H-L, ये तो एक रिलेशन होगा, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी होगा, सही है, मैंने केएल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझिए, जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझिए कि अब चल आओ इसका फोर्स डायग्राम खींचो। तो जैसे आप उसका फोर्स डायग्राम खींचेंगे तो क्या क्या होने वाला है देखो। तो एक तो भाई आपका इस पर यहाँ mg नीचे लग रहा है, इसका ग्लू का जो मास है नीचे लगेगा, और ये अगर मान लो कि ये इलोंगेट हो गया, ये किसका किसका y से हुआ है ना, y से ये शिफ्ट हुआ है, तो ये नीचे आ गया मान लीजिए y से, तो एक तो फोर्स ky ऊपर लगेगा K2y, क्योंकि यह स्प्रिंग नीचे वाला क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो जो कोई चीज अगर स्प्रिंग कंप्रेस है तो वह पुशिंग फोर्स लगाता है, तो नीचे वाला स्प्रिंग y से कंप्रेस होगा तो ऊपर फोर्स लगा देगा K2y, लगाए ना बाबू, तो इधर लगा दिया हुआ K2y, ओके। और ये इलोंगेट है तो वह फोर्स ऊपर लगा देगा क्या, K1y, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इक्वेशन आपका जो प्यारा सा बनने वाला है वो क्या बनेगा, K1 प्लस K2 इंटू वाई, ये ऊपर फोर्स लग गया और यह mg को बैलेंस करेगा। K1 आप प्लस K2 y जो है mg को बैलेंस करेगा आपको। अब देख भाई K1 और K2 का वैल्यू रख, तो K1 आपका कितना आने वाला है बता, ये तो वैल्यू आपका K1 K तो बोलो K1 K2 का वैल्यू रखते हैं ना, K1 कितना आ रहा है C/L, ओके, और ये कितना आ रहा है K2 C/H-L, और इंटू y इज इक्वल टू mg। अब देखिए ये mg कांस्टेंट क्वांटिटी है आपको है, और देखो तो यहां से आप देखो सारे कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका H-L प्लस L, और भाई L इंटू H-L इज इक्वल टू क्या हो गया, ये C चले जाएंगे उधर, तो यह होगा mg/c है, और y भी है y किधर है, y C के पास चला जाएगा, यहाँ पर y जाएगा, ठीक है। अब हमको किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, y और l के बीच में, तो देखिए y और l के बीच का क्या ग्राफ होता है देखिए। तो ये देखो यहां से l से l कट गया, करेक्ट है, K1 प्लस K2 की वैल्यू कहां से निकल रहा है, हाँ वहां से निकाल कर रखते हैं क्या, यहाँ वो भी ठीक होगा। यहां से देखो तो K1 प्लस K2 निकाल लेते हैं पहले, है तो मेरा K1 आप प्लस K2, देखो क्या आता है, तो देखो तो K1 कितना आएगा, K1 प्लस K2, वही तो आ रहा है, सेम ही आ रहा है, C/L, सही है। तो C के, हाँ C/L, C के जगह पर हम लोग KH के रूप में निकाले ना तो H भी आ जाएगा, तो Y की वैल्यू हमारा L की वैल्यू एक H भी तो होगी ना। तो मेरे को ये कहना क्या है कि यहाँ पर K1 प्लस K2 में थोड़ा सा चालाकी आप कीजिए, K1 प्लस K2 को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा K1 होगा KH/L, KH/L, और K2 कितना आ जाएगा भाई, बोलो KH/H-L, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है फाइनली, और ये वैल्यू कितना आ गया बता दो, हाँ
और ये वैल्यू जब ले जाओगे तो ये के एच तो रहेगा ही, इंटू एच माइनस एल, एच माइनस एल और प्लस एल है, और बाई हो जाएगा एच माइनस एल इंटू एल। गलत किया है क्या? ये तो वैल्यू कितना आ रहा है फाइनली बता? ये अरे नहीं नहीं नहीं, ये कट रहा है, नहीं नहीं कट रहा, कट रहा है वो, ये तो टोटल में कॉमन है क्या? हाँ, टोटल में कॉमन है। हाँ बोलिए, के एच स्क्वायर अपॉन एच एल माइनस एल स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो देखो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा आप देखो तो इसको अपन इसको फालतू इधर उधर कर रहे थे, अब तो आराम से इसकी वैल्यू ही रख देते हैं क्या? इसकी वैल्यू हम आराम से रखने की कोशिश करते हैं। ये तो ये k1 प्लस k2 क्या आ गया? के एच स्क्वायर अपॉन एच एल माइनस एल स्क्वायर और इंटू वाई इज इक्वल टू एम बी है। तो इक्वेशन एक ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है क्या? देख तो, है क्वाड्रेटिक आ ही रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ आ रहा है, और क्वाड्रेटिक ग्राफ आ रहा है तो हम लोग का जैसे यह के एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो देखो ये इसको उधर ले जाइए तो यह होगा के एच स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एम जी एच एल है, और माइनस एम जी एल स्क्वायर है। तो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसमें y का सिमेट्री आएगा, y के पैरेलल कोई लाइन लीजिएगा तो उसका सिमेट्री आएगा। क्वाड्रेटिक जानते हैं ना आप लोग? जैसे इसको इधर लेकर आइए तो यह हो गया ना, एक तो उधर ही लेकर चल जाइए तो यह हो गया माइनस एम जी एल स्क्वायर है, और प्लस एम जी एच एल है, और क्या आ गया बोल, माइनस के एच स्क्वायर वाई इजिकल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही रहा है ना। और इसमें स्क्वायर किसका आएगा? पर एल का स्क्वायर आएगा, तो y का सिमेट्री आएगा, लेकिन वह y एक्सिस नहीं होगा, थोड़ा शिफ्टिंग होगा। तो ग्राफ में इसको बदलोगे ना तो इसको आपको बदलना पड़ेगा किस फॉर्म में, x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर इजिकल टू 4a y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, इस टाइप का बदलना पड़ेगा। इस परफेक्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया जाता होगा कि अगर ये कोई चीज, अगर ये किसका, हम एल को सपोज करते हैं कि यह एक्स है, तो यह हमारा हो जाता एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर है, यही ना होता है, इज इक्वल टू 4a वाई माइनस वाई नॉट, लाइक दिस। इस फॉर्म में बदल लीजिएगा। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा क्या? तो इस तरह के फॉर्म में इसको बदल करके कोशिश करेंगे। है तो क्वाड्रेटिक। अब देखो ऑप्शन अनुसार इतना भी नहीं सोचने को, क्वाड्रेटिक तो एक ही ग्राफ डी आ रहा है और सिमेट्रिसिटी भी है उसमें, दो ग्राफ भी देता तो अपन फिजिक्स से तो देख लिए, दो वैल्यू 0 0 वाला आना ही चाहिए ना। तो वह तुम्हारा डी तो आ ही रहा है क्वाड्रेटिक, और किस कोई भी ग्राफ क्वाड्रेटिक नहीं, पैराबोलिक। सिमेट्रिक कौन क्वाड्रेटिक है बताओ? पैराबोलिक है वो, हाँ हाँ है, सिमेट्री नहीं है। तो पैराबोलिक ग्राफ तो क्या होगा तुम्हारा बोलो, पैराबोलिक होगा, और सिमेट्री भी होना चाहिए, करेक्ट? कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हाँ, अगला क्वेश्चन में है कि एक लाइट स्प्रिंग है, और लाइट स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वह दिया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, माने इलोंगेशन 1 सेंटीमीटर होगा, तो वह फोर्स स्प्रिंग 1 न्यूटन लगाएगा। अगर इसको बदल दो किस में, न्यूटन पर मीटर में, तो ये सेंटीमीटर जो है ना वह 10⁻⁻² मीटर हुई होगा, तो यह जाकर कितना कर देगा, 100 न्यूटन पर मीटर, यही ना होगा। तो इसको कन्वर्ट भी कर करके सोच सकते हैं आप, 100 न्यूटन पर मीटर, ऐसा भी हम मानकर चल रहे हैं। अब सवाल क्या कह रहा है भाई कि
सेम है, ऐसा जो रखे थे ना अब ऐसा कर। इस सवाल में वहां mg लग रहा था या फोर्स लगा दिया, कोई अंतर नहीं है इस सवाल में। तो ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग को ऐसे रखा हुआ है, देखिए अब पूछ रहा है कि यहां पर एक फोर्स P पर किसी बंदे ने इधर लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगाया ना, तो बोल रहा है कि अब पॉइंट P कितना डिस्टेंस से शिफ्ट होगा, यही सवाल कह रहा है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, देखिए यहां पर यह P पॉइंट पर आप फोकस करिए। तो जैसे आप P पॉइंट पर इस पर फोकस करेंगे तो देखिए पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है कितना, 100 न्यूटन पर मीटर। पहले तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो 100 न्यूटन पर मीटर पूरी स्प्रिंग का। तो पूरी स्प्रिंग की लेंथ कितना है नेचुरल, 0.5 है, 0.5 है। तो मैं एक तो बात है अपना भी रिलेशन निकाले थे ना अपन, C इजकल टू देखो KL होता है, यही ना होता है। तो C इजकल टू KL है, तो K माने कितना आ गया 100 और L कितना आ गया 0.5। तो L आपका 0.5 आ गया भाई, देखिए तो आप बात को आप समझे 0.5 आ गया, ठीक है। अब ये जो बात है बड़ा प्यारा सा रेसिपी आ रहा है कि 100 इंटू 0.5 आ गया। अब देखो ये कितना आ जाएगा अपना 50 आ गया C। अब C की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसका K1 निकाल लेते हैं इसका। तो ये क्या होगा, तो क्या होता है ये K1 क्या होगा C/L। तो C कितना आ गया C/L होगा। K1 अगर निकालिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लीजिए और इसका K2, सही है। तो ये K1 कितना आ जाएगा भाई, तो C/L1 और नेचुरल लेंथ होना चाहिए। तो C आपका कितना है भाई, तो वह है C आपका 50 और बाई कर दो L1 कितना होगा 0.4। तो ये आपका वैल्यू कितना आने वाला है बताइए, तो यह 125 न्यूटन पर मीटर आ गया, करेक्ट। उसी तरह K2 निकालिए, ये C हो गया 50 और बाई L2 आपका क्या है 0.1, तो दैट विल बी 500, सही है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो पूछा करो, ठीक है ना। कोई चीज नहीं समझ में आता है जिसका थ्योरी नहीं जानते, थ्योरी इस सब का थ्योरी तो बेसिक है, जहां पर यूनिक थ्योरी होगा उस थ्योरी को बता करके ही हम बनाएंगे। हो गया K1 K2। अब देख भाई इसका फोर्स डायग्राम खींचो, यह सवाल और वह जो ग्लू किया था सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, बेवकूफ बनाया गया। वहां mg लग रहा था, उसके जगह पर यहाँ F लगा दिया। तो ये पॉइंट को आप देखो, इस पॉइंट पर किसी बंदे ने फोर्स लगा दिया इधर 5 न्यूटन का, ठीक है। तो ये शिफ्ट कर गया, सपोज करो कि इधर शिफ्ट कर गया ये x से, सपोज करो यही x निकालना है। तो क्या हुआ होगा भाई, तो ये इलोंगेट हुआ होगा और ये कंप्रेस हुआ होगा। तो यह इलोंगेट हुआ होगा तो यह इधर फोर्स लगाया होगा K1x और वह कितना लगा दिया होगा भाई, बोलो। हाँ, और ये इधर ये जो कंप्रेस हुआ होगा, ये तो इलोंगेट हुआ होगा, तो इलोंगेशन में पुलिंग फोर्स लगाता है, तो ये पुल किया इधर, K1x है वो, रुको कार्यक्रम में परिवर्तन है, ठीक है। तो ये इधर एक फोर्स आपका लग गया, वह है K1x, यह इलोंगेट की है तो खींचा इसको, और यह कंप्रेस है तो धक्का मारा इधर पुश किया, तो वो भी होगा, जितना इसमें इलोंगेशन होगा उतना ही उसमें कंप्रेशन होगा, तो वह होगा K2x, ठीक है। और ये K1x और K2x किधर फोर्स लग गया इधर, और F इधर लग रहा है, तो ये मासलेस पार्टिकल है, तो उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा 0। तो ये जो हो गया आपका इक्विलिब्रियम में आप कर सकते हैं K1x प्लस K2x इज इक्वल टू 5। तो x जो आएगा यहाँ से, x है यह x, या x को तो इस साइड में पहले निकलेगा, K1 K2 का वैल्यू रख दीजिए, तो आपका x कितना आ रहा है 8 इंटू 10⁻³ मीटर, और दिस विल बी 8 मिलीमीटर, करेक्ट। अब देखिए अगला सवाल है 3 रबर कॉर्ड्स है जिसका फोर्स कांस्टेंट K KB और KC है एंड रिलैक्स लेंथ LA LB LC है, मैंने उनका नेचुरल लेंथ दिया है, ये दिया है ना, रबर कॉर्ड माने स्प्रिंग जैसा,
एक्सटेंशन में, इलोंगेशन में वो रबर क्या होता है, वो ऐसा स्प्रिंग है जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट क्या एक्सटेंशन होगा तो kx फॉर्मूला लगेगा, और जब लूज होगा तो फोर्स 0 होगा। अगर रबर को स्प्रिंग मानोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ एक्सटेंशन में काम करेगा। रबर लूज हो जाता है ना, तो खींचोगे तो kx वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब उसको वह माने क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे तो वो फोर्स लगाना बंद कर देगा। क्लियर हो गया? इसी का फायदा तो बंगी जंपिंग में उठाया जाता है रबर का। नहीं, लूज हो गया और जैसे एक्सटेंड रहता है तो फोर्स ऊपर लगा देता है। अब देखो, इस बात को आप समझने की कोशिश करो। तो कह रहा है कि इनका नेचुरल लेंथ दिया हुआ है, इसका है नेचुरल लेंथ, इसको समझते जाइए आप। इसकी नेचुरल लेंथ दिया हुआ है एल ए, इसकी नेचुरल लेंथ दी हुई है, नेचुरल लेंथ है क्या एल बी, और इसकी नेचुरल लेंथ एल सी है। लेकिन अगला में कह रहा है क्या कि फर्स्ट केस में सबका एक्सटेंडेड जो लेंथ है, एक्सटेंशन के बाद लेंथ इक्वल है पहला केस में, और वह है L1। तो इसका भी L1 है एक्सटेंड, तो L1 है, इसका भी L1 है, और इसका भी L1 है। समझिए, ये पहला कंडीशन में क्या कह रहा है कि भाई एक्सटेंडेड लेंथ माने विथ एक्सटेंशन, माने उसमें क्या है कि इलोंगेशन प्लस नेचुरल लेंथ सबका बराबर है। आई बात समझ में? तो अगर इसमें इलोंगेशन तुम मान कि x1 और इसमें इलोंगेशन मान की x2 है, और नहीं ये हाँ, और इसमें इलोंगेशन मान ले कि xc है। ओके, तो ये देखो, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुमको कि ठीक है। तो इस बात को आप समझो कि ये सबका नेचुरल लेंथ सेम है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं, पहला वाला फिगर पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये जो है 3 फोर्स लग रहा है, और ये तीनों 120 पर लग रहा है। तो ये 3 वेक्टर, ये ट्रेंगल लॉ को ओबे कर जाएगा। ये इसका देख, ऐसा कोई ट्रेंगल बना दे तो ये फोर्स एक है मान लो, एक फोर्स मान लो यह है, एक फोर्स यह है, और तीनों इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल देखो 120 दिया है, दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल मापते हैं, और ये भी एंगल तुम्हारा क्या होगा भाई 120 है, टेल टू टेल मापते हैं, और यह भी एंगल 120 है। तो यहां पर अगर बात करो तो आपको क्या हो गया, ये तीनों ट्रेंगल लॉ को ओबे कर गए, तो ये सारे फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 120 और 120 पर है, और इनका अच्छा थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है इस सवाल को ना, थोड़ा लास्ट तक। ठीक है, ये पॉइंट पर जब फोर्स लग रहा है तो कोई पॉइंट तो मासलेस होता है ना, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स तो इसमें भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। और 3 फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, और उनके बीच का एंगल 120 120 120 है, तो वो तीनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। एक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा, और रिजल्टेंट जब 0 होगा, क्योंकि पॉइंट मासलेस है, कोई भी मासलेस बॉडी है तो ए फिजिकल टू एम है, एम 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, भले एक्सेलरेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरा ये कहना क्या है कि ये जो पॉइंट है इस पर जो है 120 120 120 पर 3 फोर्स लग रहे हैं, और उनका रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब वह इक्विलेटरल ट्रायंगल लॉ को ओबे करे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों फोर्स क्या होना चाहिए, तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स तीनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से एक बड़ा प्यारा सा आपको रेसिपी आने वाला है भाई, क्या आने वाला है देख, मैं बताता हूं कि इसमें ये जो है थोड़ा सा आप देख ले तो आपको बड़ा प्यारा सा रेसिपी एक दिखेगा, देख कैसे, देखो मैं बताता हूं कि इस फिगर से, फिगर 1 से हम बात करते हैं, फिगर 1 से बात करते हैं। हम फिगर 1 से अगर बात करें तो मेरा क्या हो गया भाई, एक चीज देखो तो फिगर 1 में क्या क्या कर सकते हैं आप, इधर जो फोर्स लग रहा है वह स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो तीनों सेम रबर से पार्टिकुलर सेट ऑफ पुलिंग फोर्सेज है, और थोड़ा देखना पड़ेगा फोर्स कांस्टेंट उनका के बी और के सी है, रिलैक्स लेंथ यह है, 3 रबर कॉर्ड्स है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा आपका वह होगा के ए x1 इज मैग्नीट्यूड में, दूसरा में
के बी x2 और तीसरा में के सी x3, यही ना होगा। ठीक है, K1 K2 है कि क्या है, यह K है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताता हूं कि यह KA इंटू x1 कितना होगा इसका, LA माइनस L1। नहीं, नेचुरल लेंथ क्या है इनका, सबका L है, L है सेम है। सब में एक्सटेंडेड लेंथ क्या है, L1। तो ये L1 पहला वाला में एक्सटेंशन, पहले वाले में एक्सटेंशन कितना होगा, हाँ L1 माइनस LA। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरा वाला में L1 माइनस LB, सही है। और तीसरे वाला में L1 माइनस LC, ऐसा कुछ होगा। ये KX1 इजकल टू KBX2 इजकल टू KCX3 है, और यहाँ K इंटू L1 माइनस LA इजकल टू KB इंटू L1 माइनस LB इजकल टू KC इंटू L1 माइनस LC होगा। सही है, ये एक इक्वेशन हम यहां से कैरी कर ली। अब क्या है कि दूसरा फिगर को देखो, फिगर 2, क्योंकि देखो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर एक चीज यूज नहीं की है हम लोग, क्या कि स्प्रिंग कांस्टेंट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेचुरल लेंथ का, तो उसको मैंने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं बार बार इसीलिए क्वेश्चन पढ़ा एक बार, लास्ट में देखा होगा मैंने फिर क्वेश्चन पढ़ा था। तो पहला सेंटेंस जब मैं पढ़ रहा था तो आपने ध्यान नहीं दिया, क्यों पढ़ा, हम यहां देख रहे थे 3 रबर कॉर्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, एक रबर कॉर्ड से ये कटे नहीं है, ये अलग अलग है। तो तीनों का रबर का मटेरियल अलग अलग हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इसी सवाल में लिखा होता है कि एक रबर से 3 पीसेज काटा गया है और उनकी नेचुरल लेंथ ये है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो जाता, मटेरियल भी सेम हो जाता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम हो जाता, तो उस समय सी मेरा क्या हो जाता, कांस्टेंट, तीनों में सी सेम होता। तो यहाँ पर ये बड़ा मार्वेबल चीज है जिसको आपने रीड नहीं किया होगा, और जनरली जो सवाल बनाएगा वो रीड भी नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी चल रहे थे के इनवर्स के इक्वल टू सी बाई एल होता है, तो सी बाई एल से देखना आसान था, सी सब में सेम करके हम इक्वेशन बना देते, लेकिन वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि ये जो रबर लिया गया तीनों, इनको तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया मटेरियल सेम नहीं बोल रहा है, या ऐसा बोल देता कि एक ही रबर से 3 पीस कट किए गए, नहीं, तो तभी वह सी क्या हो जाता है, सबके लिए सेम हो जाता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसको देखने की कोशिश कीजिए। ये इक्वेशन हमारा है जो फर्स्ट फिगर से के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना है, ये इस पर आप नजर रखना, फर्स्ट है, फर्स्ट फिगर से। अब सेकंड फिगर पर हम बात करते हैं, तो सेकंड फिगर में भी नेट फोर्स तो 0 होना ही है। अब यहां पर आपका क्या हो गया कि हम क्या करें, इसमें आपका अब फोर्स हो जाएगा इधर, तो ये जो है फर्स्ट वाला ये है, तो अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना, ये मटेरियल और इसका नेचुरल लेंथ अलग अलग है। अब ये जो है इसकी मटेरियल है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वही मान रहा है, सेम मान रहा है। तो यहां पर अगर बात करो तो इलोंगेशन अलग आएगा ना, सही है ना, क्योंकि इलोंगेशन जब अलग आएगा, यहाँ पर अब क्या आ गया है, इसमें और इसमें क्या है, LSM आया है कि क्या L2 है? नहीं, इसमें तो L2 है और इनका लेंथ पहले जैसा है, तो इसका लेंथ अगर LA है, LA होगा, इसका भी LB होगा, हाँ, तो सही है। तो ये जो है आपका यहाँ पर ये फोर्स जो आएंगे वह देखो, अब इधर जो फोर्स आएगा K1 इंटू सुन L2 माइनस LA, सही है, सही है, सही है ना। अब दूसरा देखो, यहां पर अगर लिखेंगे तो यह होगा K2 इंटू बोलो L2 माइनस LB, सही है। और यहां जब फोर्स ये लिखोगे, ये सब फोर्स ऐसे लगेंगे, ये होगा K3 इंटू L2 माइनस LC,
एलसी होगा, एलसी होगा, सही है क्या? करेक्ट। अब इस बात को आप समझो, मैं जो बात करता हूं यहाँ नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। तो यहां पर एक तो लामीज थ्योरम भी लगा सकते हो, लामीज लॉ जो होता है, और लेकिन वो दिमाग में क्लिक नहीं करता है, हमेशा मैं जल्दी क्लिक नहीं करता, लेकिन लामीज लॉ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और या कंपोनेंट से कर लो, कंपोनेंट वाला ज्यादा क्लिक करता है बच्चा को। जैसे आपको लामीज लॉ हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे देखो कि अगर 3 फोर्स है, ये F1 है, और ये आपका F2 है, और यह आपका F3 है, और यह θ1 है, और ये θ2 है, और ये θ3 है, इन तीनों का सम तो 360 होगा, 2 पाई होगा। और यहाँ पर F1 लामीज लॉ कहता है F1 बाई यह साइन θ2, जब यह लोगे तो इनके बीच का एंगल लोगे, इजिकल टू F2 अपॉन इनके बीच का एंगल साइन θ3, और इजिकल टू F3 अपॉन इनके बीच का F3 बाई साइन θ1, ऐसा कुछ होगा। F1 बाई साइन θ2 इजिकल टू F2 बाई साइन θ3 इजिकल टू F3 बाई साइन θ1, ठीक है। ये लामीज लॉ है, इससे भी बना सकते हैं, परंतु एक तो कंपोनेंट ले लो, बैलेंस कर लो, वह बहुत इजी होता है, तो कंपोनेंट से ही हम लोग कर लेते हैं, क्यों दिमाग खाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करो तो थोड़ा सा देख, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, इधर कर लिया, तो अब बताओ कि ये एंगल कितना आएगा, 45 आएगा, यह एंगल 45 आ गया ना, और इसको आगे बढ़ा ले, इसको आगे बढ़ा ले, बढ़ा लिया, तो अब देखो तो क्या आता है। तो ये जो है इधर फोर्स, इधर वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो ये एक आएगा K1, क्या आएगा दोस्त, K1 है KA, K1 इंटू A है, KA, अच्छा KA, इधर KA दिखाया K, ठीक है, तो यह KA है, KB है, यह KC है, ठीक है। तो ये जो है KA, इधर वाला फोर्स इधर को बैलेंस करेगा ना, तो यह होगा L2 माइनस LA, ठीक है, और इज इक्वल टू ये इसका कंपोनेंट होगा 45 का, यानी ये फोर्स किधर आपका लग रहा है, इसका इधर वाला ये वाला है, तो यह होगा KB, KB बोलो, KC, KC, KC है, यह KC है, KC L2 माइनस LC cos 45 आएगा, सही है। K इंटू L2 माइनस LA इजिकल टू KC इंटू L2 माइनस LC cos 45, ऐसा कुछ आएगा। एक तो इक्वेशन यह आ गया, तो इसको देख लिख ही ले, KA L2 माइनस LA और इजिकल टू KC बाई √2 है, बाई √2 L2 माइनस LC। और एक और रिलेशन आएगा, एक और रिलेशन आएगा वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाला क्या रिलेशन आएगा, ये यही वाला टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा वर्टिकल वाला से, क्या आएगा, KB L2 माइनस LB, यही है। आप देख, अब बाई रूट हो गया ना, हाँ, क्योंकि हम यहाँ साथ मैंने ये इसका जो इधर वाला 45 है, तो इधर वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, तो इक्वल ही आएगा, क्या समझ में आ रहा है ना। अब इस बात को आप समझिए, अब इससे ऑप्शन देखना है अपन को, हमारे पास ऑप्शन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, हमारा अगला पेज में है शायद ऑप्शन है, हाँ। अब कह रहा है कि LA इजकल टू LB है, ठीक है, LA इजकल टू LB, जब ये बड़ा ये LA इजकल टू LB पर K इजकल टू KB होगा, जब LA LB के बराबर होगा तो K KB के बराबर होगा। तो देखो पहला फिगर से हमको लग रहा है ये बन जाएगा, पहला फिगर में देखो तो क्या है,
पहला फिगर का इक्वेशन हमारा आया था ना, और पहले आया था क्या? नहीं, ऊपर आया था। सर्कल वाला यही रिलेशन है। इस सर्कल वाले रिलेशन को देखो, तो कह रहा है कि के और के भी बराबर है? तो कह रहा है कि ये बराबर कर दे तुम, तो एल ए एल भी बराबर होगा। तो ऑप्शन तो हमको लग रहा है सही आया है? एल ए एल भी बराबर हो गया। अब यह लेस देन एल सी है, तो ये के सी भी लेस होगा, ये चेक करना होगा ना। अब एक और रिलेशन देखना है, तो देख क्या आता है। तो यहां पर अगर बात करो तो ये जो है के बी क्या है, तो छोड़ो ना, ये देखो के बी और के सी में क्या रिलेशन है, के बी लेस देन के सी है। तो के बी इसका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक लेस होगा तो दूसरा ग्रेटर होगा। तो जब के बी लेस देन के सी है तो ये वैल्यू इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से जब आपका देखो एक बात, के बी अगर आपको लेस दिया है, के बी लेस है के सी से, तो ये देखो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये होगा L1 माइनस LB, ये जो होगा लेस होगा, ग्रेटर होगा L1 माइनस बोलो LC से। तो बताओ कौन बड़ा होगा इसमें, LB और LC में? ये तो कट गया ना भाई, हाँ? LC बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर आपको आ जाएगा LC LC ग्रेटर होगा LB से। चेक करो तो वहां क्या दे रहा था, यही दिया है ना। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन 1 आपका सही आ गया, यानी ये तो सही आ गया। अब उसी तरह बी देखो कि अरे पहला सही है तो दूसरा कैसे सही होगा, कह रहा है ये बराबर है, तो ये तो बराबर है, और ये लेस देन केसी कह रहा है, ये बकवास की बात है। नहीं, तीनों का कंडीशनल जो कह रहा है क्या, एल ए इजकल टू एल बी, ये कंडीशन है, उसका ये उल्टा है कि नहीं, लेफ्ट भी आ सकता है, नहीं समझे? तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गए। जब यह सही है तो यह कैसे सही होगा क्या? अब दूसरा देखो, एल ए इजकल टू एल बी लेस देन एल सी, एल ए इजकल टू एल बी और वह लेस है एल सी से, हाँ? तब कह रहा है के भी बराबर होगा, सही है। और ये जो है ग्रेटर, तो ये तो बकवास है, इसका उल्टा हो गया, तो ये कट गया। और देखो ये एल ए लेस देन एल बी है और लेस देन एल सी है, तो के ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी है, इफ, तो चेक करना पड़ेगा इसको, है? इसको चेक करना पड़ेगा, है? बी और, अब बी और सी चेक किए थे तो उसी से ये भी आ जाएगा, बी और सी तो चेक किए थे ना उसके आधार पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दो। ये सवाल कह रहा है, ये अब मोर देन है, सी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही बोल रहे हैं, ये और ये, ठीक है। पहले तो देखो बड़ा प्यारा सा ये रेसिपी है, ये तो थोड़ा सा देख लो, तो ये ऑप्शन सही लिखे हैं कि नहीं, सही है ना? टाइप होता है ना, टाइप में कभी कभी बैठते नहीं है, इसमें तो बैठे थे ऐसे, इसको तो करेक्ट किए थे बैठकर, और वह जो है उससे उतना नहीं हो पाता है, एक आध छूट ही जाता है। तो देखो, तो मैं बताता हूं, आप देखिए, मैं इस सवाल पर आप फोकस कीजिए पहले। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ये स्प्रिंग रिलैक्स है, सही है, और ये एक स्ट्रिंग है, ओके जी। अब कह रहा है क्या कि इसको खींच करके एक्स नीचे लाया गया और रिलीज कर दिया गया। तो बोल क्या रहा है कि दोनों का पहला कंडीशन कह रहा है कि देखो, इस बात को आप समझो, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये सवाल को मैं इधर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये स्प्रिंग है, ए और बी दोनों का मास एम एम है, और इसको खींचा गया नीचे। पहले ये नेचुरल लेंथ में था स्प्रिंग, और इसको किसी बंदे ने एक्स से नीचे खींच दिया, ओके। तो इस पर एक के एक्स फोर्स ऊपर लगेगा, और ये नीचे आया होगा, तो रस्सी से बंधा हुआ, रस्सी का लेंथ फिक्स होता है, तो इसको एक्स ऊपर जाना पड़ा होगा।
ये कंफर्म, ये बेसिक चीज है कि भाई ये रस्सी से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग रहता तो ऐसी बात नहीं होती, लेकिन रस्सी की लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये बेटा इधर आ गया और वो उधर चला गया, तो कह रहा है कि A1 इज इक्वल टू A2 वाली कंडीशन पहले हम एक तो पहला है कि A1 ग्रेटर देन A2 होगा। इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज A1 एंड A2 रिसेड, मार्क करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि तुरंत जब रिलीज कीजिएगा तो A1 ग्रेटर होगा A2 से। तो यहां कहानी क्या है कि देखो, ये दोनों ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्टनेस क्या है इनके बीच में, एक गुड स्मार्टनेस यही है कि दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो दो बातें होंगी, या तो वो कांस्टेंट रिलेशन को फॉलो करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर वह कांस्टेंट रिलेशन को फॉलो करेंगे तो स्ट्रिंग टाइट होना चाहिए, और जब स्ट्रिंग टाइट होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। रस्सी टाइट होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई एक्सेलरेशन हमें अलग अलग चाहिए, तो फर्स्ट काम करना पड़ेगा, उनकी कांस्टेंट को खत्म करनी होगी। और कांस्टेंट रिलेशन कब खत्म होगा, जब ये रस्सी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो A1 अगर A2 बराबर नहीं है तो रस्सी स्ट्रिंग क्या है, क्या है, A1 A2 इक्वल नहीं है तो स्ट्रिंग क्या है, लूज है, स्लैक है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन को चेक करने के लिए हमको स्ट्रिंग को सीधे सिलेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि A1 ग्रेटर देन A2 दे रहा है। अगर ये सिलेक्ट नहीं है, टाइट है, तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो मेरा ये कहना क्या है कि स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, तो एक बात देखिए, इस पर फोर्स ऊपर, इसकी बात करो ऑप्शन ए के अनुसार, तो ऑप्शन ए के अनुसार अगर बात करें तो बेटा आपका ऊपर लगेगा इस पर kx, ओके, और एक mg नीचे लगेगा बाई मास m, यह होगा आपका A1। यह हो सकता है? रस्सी को, चूंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा और इसका एक्सेलरेशन आप नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि ये आप देखते हैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो इसमें क्या होगा, ये तो इलोंगेट हुआ है, तो यह रस्सी तो लूज हो चुका है, तो इसका एक्सेलरेशन A2 की बात करेंगे ऑप्शन ए में। तो देखिए अच्छा समझ में आ रहा है ना, जो कंसेप्ट बता रहा है ना उस पर बहुत ध्यान दो, उससे सवाल बनेंगे, नहीं समझे? अब देखो मैं जो बता रहा हूं इसमें देखो, दूसरा क्या करना है भाई कि इसमें देखो ये ऊपर चला गया, एक तो kx बेटा नीचे लग गया आपका, और दूसरा नीचे क्या लग गया, mg, और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे होगी A2, यह किधर हो गया, ऊपर, और वह A2 क्या हो गया, नीचे होगा, और यह हो गया नीचे। कितना फोर्स लग रहा है आप बता सकते हैं, एक तो kx लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, mg बाई m, और ये डाउनवर्ड होगा, ये नीचे जाएगा। K1 K2 अलग अलग है, ओ K1, तो इसको बेटा आप K1 मान लीजिए, इसको K2, ओके। अब क्या करना है भाई, आपको अलग अलग एक्सेलरेशन चाहिए, तो देख भाई ये एक्सेलरेशन से इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर हम A1 ग्रेटर देन A2 करते हैं तो क्या होगा, तभी तो रस्सी सेलेक्ट करेगा। ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया और इसका नीचे एक्सेलरेशन कम है, अरे भाई हम रस्सी पकड़े हुए हैं, तुम कम एक्सेलरेशन से चल रहे हो, हम ज्यादा चल रहे हैं, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग सेलेक्ट होगा इस स्थिति में, तो तुम्हारा A1 कितना आएगा बताओ, तो A1 कितना आ गया, यह K1x माइनस mg अपॉन m, और यह ग्रेटर हो जाएगा क्या, K2x और प्लस mg अपॉन क्या, m, यही ना। ये सेलेक्ट होगा तब एक्सेलरेशन अलग अलग होगा इस कंडीशन में। अब देखो ये जब अलग अलग होगा एक्सेलरेशन, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, देखो क्या आ रहा है, हाँ 2mg अपॉन K1 माइनस K2, क्या आ रहा है। तब ये जो है आपका रस्सी सेलेक्ट कर जाएगा, तो ये सर्टेन कंडीशन में आ रहा है, यह हमेशा नहीं होगा, एक सर्टेन कंडीशन होगा तब होगा। ये जो जस्टिफाई करेगा, जैसे इसमें और चीज भी कर सकता था कि यहाँ पर और कंडीशन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जस्टिफाई होना चाहिए, है? तो ये जगह जस्टिफाई माने ऐसा नहीं कि A1 हमेशा ग्रेटर होगा A2 से, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, यह सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को तब होगा।
तो ऑप्शन में भी कहता तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन कह रहा है A1 ग्रेटर देन A2, दादा है, ऐसा कैसे हो सकता है क्या? इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए सही हो सकता था क्या, में भी अगर उसमें लगा दिया जाता है, करेक्ट। अब दूसरा क्या है बोलो, कि अगर दूसरा केस 2 कंडीशन क्या होता है? केस 2 कंडीशन होगा जब जब केस 2 कंडीशन क्या कर दें, जब A1 इज इक्वल टू A2 कर लो पहले क्या, और A1 लेस देन A2। अब A1 लेस देन A2 में क्या आएगा बोलो, पीछे वाला क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, और आगे जैसे ये A1 लेस देन A2 कह रहा है, माने इसका ऊपर एक्सेलरेशन कम है और इसका ज्यादा है, ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकता। हो सकता है? कैसा हो सकता है? रस्सी टूट जाएगा है? गलत बोल रहे हैं, नहीं हो सकता ना। तो ये तो इक्वल वाला साइन देखते हैं, इक्वल वाला। चल देखो, खूब जान लगा दो, प्राण लगा दो, कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आता। ये चैलेंज के साथ धोखा है, आप बड़ी चैलेंज से डर रहे हैं, नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तभी समझते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तभी समझते हैं। इसका सहज एग्जाम्पल है कि 99% टीचर जो है टेबलेट और कॉपी लाकर पढ़ाता है, अगर उसको अच्छा से समझ में आया होता है तो क्यों लाता? तो अपने को तुम कमजोर मत मानो, कमजोर इसलिए मत मानो, एक कार टीचर है कि जो जैसे मैं यूज नहीं करता, तो मैं यूज नहीं करता तो मैं मेहनत बहुत करता, ये भी जाना। जब हम करते हैं काम तो बहुत मेहनत करके करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बैठे रहते हैं चैन से, उतनी क्लासें लेते हैं, अगर तो लेते हैं तो काम करना पड़ता है, उसी तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और कोई चीज को लर्न करना है तो ये मत सोच कि मैं लर्न नहीं कर सकता, मैं सीख नहीं सकता, ये गलत बात है। हम क्या है कि थोड़ा कैजुअल है, इसलिए सीख नहीं पा रहे, नहीं समझे? कितना दिन के लिए सीखना है? 2 बरस के लिए। एक चीज PCM 12-11 का 2 बरस के लिए सीखनी है, ये क्यों नहीं सोचते हो भाई? 2 बरस के बाद सीख करके पास कर गए, उसको भूल जाओ, नई चीज सीखना शुरू कर दो। मेरी बात को आप समझ, कैरी फॉरवर्ड थोड़े करना है सारी जिंदगी, हमें तो IIT करने के लिए पढ़ना है, उसके बाद भूल जाएंगे, 6 महीना में भूल जाओगे सब कुछ, जरूरत भी नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर, फाइट कर। ये नहीं समझ में आ रहा है, टीचर से मदद लेकर चीजों को एक लेवल के ऊपर तक समझना पड़ेगा, तब आप सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी आप छोड़िए, तो A1 इजकल टू A2 अपन कर लेते हैं, तो A1 प्लस A2 करने से क्या होगा कि चल टेंशन तो इसमें जीरो नहीं होगा ना। तो एक तो हो गया तुम्हारा क्या, बोल KX, बोलो KX ऊपर लगेगा, आप प्लस T, KX प्लस T इस ब्लॉक पर, इस पर चलो, इस पर हम आ जाए, बोल ये देखो, ये जो है इस पर आ जाता है, इस ब्लॉक पर देखो, तो ये KX ऊपर लगा और स्ट्रिंग का टेंशन T ऊपर लगा, तो KX प्लस T और माइनस M A1, अब आई बोलो M, यह आएगा, इज इक्वल टू कर दो, उसके लिए क्या आएगा जी, वह तो किधर ऊपर खींच गया, तो वह होगा KX, नीचे लगेगा KX, इस पर देख, इस पर की बात कर रहे हैं, इस पर चलाओ, इस पर, तो ये इलोंगेट है तो KX नीचे लग गया, MG नीचे लग गया और स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर लग गया, यही ना हुआ। तो KX प्लस MG, KX प्लस MG और माइनस T इज इक्वल बाई M होगा, बाई M होगा, ठीक है, सही है। आप देखो, जी, हाँ, पहला वाला में, पहला वाला किधर जा रहा है, या किधर जा रहा है? अरे नीचे खींची है तो ये कंप्रेस हो गया, एक KX ऊपर लग रहा है और स्ट्रिंग का टेंशन T ऊपर लग रहा है और MG नीचे लग रहा है, सही बात समझ में? तो ये ऊपर जा रहा है या किधर जा रहा है, नीचे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। आप देखिए, तो यहां से आप रिलेशन निकाल लीजिए, T कितना आ रहा है बोलो, T का वैल्यू निकाल ले, इसमें T नहीं लिखेगा, ठीक है,
लिखिए टी निकालो, कितना आता है इससे सोल्व करके। हाँ, टी कितना आ गया, 2t निकाल है? यहां से आ जाएगा टी बाई एम, वहां से टी बाई एम, 2t बाई एम आ रहा है, इज इक्वल टू, बोलो 2t बाई एम आ गया, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एम एम तो काट ही देते हैं नहीं यार, ये एम एम तो कट रहे हैं दोनों तरफ से, तो अपन थोड़ा सा बोल 2t, हाँ 2mg माइनस k1 माइनस k2 इंटू एक्स, यही आ गया। आप देखो तो यहां से t तुम्हारा कितना आ गया, mg माइनस k1 माइनस, कौन बड़ा है, ये कुछ लिखा है k1 k2 में रिलेशन, हाँ तो ठीक है, ये t जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, टेंशन ग्रेटर और इक्वल टू भी लेकर चल सकते हो जस्ट है के लिए। तो क्या दिया है, रिलेशन आ रहा है, कौन कौन ऑप्शन है देखो तो उसमें, है इससे क्या रिलेशन आएगा, t ग्रेटर देन 0 कर दीजिए आप, है k1 माइनस k2 2mg बाई एक्स, ऑप्शन कुछ ऐसा बन रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन देखो है? उसमें ये ऐसा एक्सप्रेशन आया है, देखो ऑप्शन देखो, हाँ क्या क्या बोली तुम, यहां पर जब a1 इजकल टू a2 है, a1 ग्रेटर देन a2 होगा तो है, तो ये क्या है, ये a1 ग्रेटर देन a2 वाला रिलेशन मेरे को बताओ तो क्या आया था, बोलो, ये आया था ना, a1 ग्रेटर देन a2 पर हम लोग क्या लिखे थे, x, बोलो 2mg बाई k1 माइनस k2, हाँ हो गया, और ये आ गया था, यही रिलेशन था सिर्फ, है तो यहां पर ये चल जाएगा k1 और माइनस k2 ग्रेटर देन 2mg अपॉन x, है तो यहां से कितना आ गया जी, k1 ग्रेटर होगा k2 प्लस 2mg अपॉन x, क्या आ रहा है ऑप्शन, आ तो रहा है, तुम कह रही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी तो सही है क्या। अब देखो एक डी का आ रहा है, जब a1 इजकल टू a2 वाला निकाल, नहीं आ रहा है, तो टेंशन को लेस और इक्वल टू 0 कर दोगे, आ जाएगा उससे, कितना आ रहा है देखो, ये वाला है ना रिलेशन, समझ रहे हो ना, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, है तो यहाँ इक्वल टू भी साइन लेकर जा सकते हो, तो k1 ग्रेटर और इक्वल टू k2 प्लस 2mg बाई एक्स, है ये मैच नहीं किया, यार तुम लोग ऐसे कर देता है ना कि सवाल बनाओगे, कुछ भी तुम लोग का अंधार लिख दिया जाए ना तो गड़बड़ हो ही जाता है। बोला मत करो, सब करके बोला करो, ऐसे नहीं बीच बीच में बोला करो, ठीक है। तो कहाँ से इसमें करेक्शन करना होगा, यहाँ से, हाँ यहाँ से, तो टी ग्रेटर देन 0 पर अपन को, यहाँ पर देखो टी ग्रेटर देन 0 पर हम क्या करेंगे, इसको देखो, हाँ टी ग्रेटर देन 0, तो ये mg इसको रब कर दो, टी ग्रेटर देन 0 अगर लिखते हैं हम लोग तो हमारा क्या होगा, mg नहीं माइनस k1 माइनस k2 है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल भी जस्ट के लिए तो ले ही सकते हैं ना, ग्रेटर और इक्वल टू, तो mg माइनस k1 माइनस k2 x, k1 माइनस k2 इंटू एक्स, या ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। यहां से तुम्हारा क्या होगा बेटा बता, कि mg हमको k1 और k2 से देखना है,
तो ये K1 माइनस K2 इंटू एक्स क्या होगा, लेस और इक्वल टू mg होगा। सही है, एक्स बाई टू mg था यह है। बोलो मत, सब शांत रहो तुम। यहाँ 2 है, पहले से यहाँ 2 हो गया आपका क्या। अब इस तरह देखिए तो यहाँ पर x बाई 2 रहेगा नहीं जी, और यहाँ भी अभी तो इनइक्वालिटी सही है क्या, और ये जो है सही है। अब चेक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ से अगर बात करो तो आपका K1 क्या रिलेशन है, तो यह K1 और माइनस K2 है, और लेस और इक्वल टू 2mg अपॉन x आ गया। सही है, तो यह K1 लेस और इक्वल टू K2 प्लस है, K2 प्लस 2mg अपॉन x होगा। सही है, तो सी और डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 3 जो है यहाँ पर। अब देखो 3 आइडेंटिकल बॉल्स है A, B एंड C, ईच ऑफ मास m कनेक्टेड बाई आइडेंटिकल स्प्रिंग। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है इसको समझिए। ये सवाल जो है ना, ये आपका यह एक बॉल है, एक बॉल यह है, एक बॉल यह है, इन सबको हम सस्पेंड कर दिए ऐसे, ठीक है। तो हम ये नेचुरल लेंथ में थे, अब ये इसको सस्पेंड करोगे तो क्या होगा बताओ तो, ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा कि नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिकली रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि mg के कारण इलोंगेट होंगे ये, तो इलोंगेशन के कारण ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो इस स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और ये तो ठीक रहेगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बदल जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तो सस्पेंड कर दोगे, अभी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसे इसको रस्सी से सस्पेंड किया तुम, ओके, रस्सी से तुमने सस्पेंड कर दिया इसको, तो जैसे सस्पेंड करोगे तो क्या होगा, इसमें इसमें इलोंगेशन होगा, तो इसमें तो ठीक है इलोंगेशन सेम सेम होगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो इसको कंप्रेस करेगा, तो इसमें भी क्या होगा, कंप्रेशन होगा, इसलिए यह एंगल डिक्रीज करेगा, और मैं बता सकता हूं कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में बदल जाएगा, लेकिन सवाल में इसका कोई मतलब नहीं है, लटका दिया। कब देख पूछ रहा है कि इलोंगेशन कंप्रेशन सब में होगा, है इसमें भी होगा इलोंगेशन कंप्रेशन, इसमें भी, और ये देखो सवाल को देखो एक झटपट में मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट से। अब ये जो बात है इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ये जो बात है उसको अगर हम समझाएं तो देखो क्या समझोगे, देखो इस बात को समझ भाई, ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, टाइप हो जा रहा है बेचारा। तो मैं बता रहा हूं कि तुम समझो इस बात को कि अभी सवाल को मैं बनाता हूं तुम्हारे साथ में। तो ये जो स्प्रिंग ये जो है इसको आपने यहाँ सस्पेंड किया, इसको उसको थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर रस्सी से। अब बताओ ये रस्सी में मान लो टेंशन P0 है, अब ये लटकाने के बाद सस्पेंड करने के बाद जो भी है इसमें मान लो कि x1 इलोंगेशन हो गया, इसमें x1 और इसमें कंप्रेशन x2 हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन AB 0 है, AC 0 है ना, और AA 0 है लटकाने के बाद, है कुछ चेंज हुआ होगा उसके बाद लटक गया, ऐसे सबका एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया 0। अब देखिए भाई इसका एक्सेलरेशन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि mg तो चेंज हो नहीं रहा है, और इसका भी mg स्प्रिंग फोर्स को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि mg तो चेंज हो नहीं रहा है, तो जब तक स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा इनका एक्सेलरेशन और इनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। परंतु यहां पर क्या है, इस पर अगर फोर्स की बात करोगे तो इसमें स्प्रिंग फोर्स चेंज होना चाहिए, और एक रस्सी में टेंशन भी है, तो वो टेंशन काटने से चेंज हो सकता है, तो हम ही इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा बताओ, ये पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है अभी तत्काल जब सस्पेंड है, तो पूरी स्प्रिंग का अगर टेंशन आपका 0 है तो क्या होने वाला भाई, तो ये पूरी स्प्रिंग का अगर टेंशन आपको 0 दे दिया है
तो ये टेंशन जब पूरी स्ट्रिंग का जीरो है, सॉरी पूरी ब्लॉक्स का, पूरी सिस्टम का जीरो है, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो ऊपर टी नॉट लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे सिस्टम का। तो एक्सटर्नल फोर्स 3 mg होगा, यहाँ mg और वह टेंशन को बैलेंस करेगा, तो यह हो गया 3 mg। ठीक है भाई। अब इसको बंदे ने काट दिया, तो इसको थोड़ा समझो, तुम समझो, इस बात को समझो। अब यू फोकस ऑन दिस वन, इस पर तुम फोकस करो, ए पर। तो ए पर फोकस करोगे तो तेरा टी नॉट इधर लग रहा है और इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है एक के x1 और इधर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के x1। ओके, और इनकी रिजल्टेंट फोर्स इधर है, किनकी, इनकी, इसका रिजल्टेंट फोर्स यह है के x1 और के x2 का। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा और हम समझें, तो मेरा क्या है कि यह जो है आप समझो, इस पर आपका टेंशन टी नॉट ऊपर लगा दिया मैंने। ओके, और देखो इस ब्लॉक पर, और इसका mg नीचे लगा दिया। ओके, mg लगा दिया, और इन दोनों स्प्रिंग का और mg का, एक mg भी लगेगा। तो इसका और इसका रिजल्टेंट मैं क्या मान लिया, इसका और इसका रिजल्टेंट मैंने क्या मान लिया, बोलो f। क्या मान लिया, f। मैंने यहां पर f मान लिया, इनका रिजल्टेंट f मान लिया। किसका किसका, इसका और इसका। और चूंकि a जीरो है तो यह टी नॉट इक्वल टू f होगा, तो यह f की वैल्यू क्या हो गई, 3 mg। करेक्ट, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है। मैंने मान लिया कि इसका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा ही, नेचुरल है, और वह f के बराबर है। तो ये टी नॉट f होगा, तो आपका f 3 mg आ गया। यानी इसका रिजल्टेंट फोर्स नीचे f होगा, और 3 mg होगा। ओके, अब देख, कोई दिक्कत, अब देख कितना मजा है। इस राशि को किसी ने काट दिया, ये राशि काट दी, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग। तो जस्ट आफ्टर कटिंग इसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि इस पर फोर्स नहीं बदला है, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब इस पर फोर्स बदल गया, इस पर दो फोर्स लग रहा था, एक टी नॉट और एफ। अब टी नॉट तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, एफ। तो इसका फोर्स इस पर कितना हो गया, 3 mg, और मास से डिवाइड कर दो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 3g। क्या हो जाएगा, 3g। काटने के बाद इसका एक्सेलरेशन 3g। सही समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है 19 में क्या है कि ऑल द बॉल्स विल हैव, ये नहीं इसी का है। अब देख ले, एक्सेलरेशन ऑफ द अपर बॉल इज 3g डाउनवर्ड एंड लोअर बॉल्स मूव अपार्ट विथ फाइनाइट एक्सेलरेशन, ये तो गलत होगा। अब देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अपर बॉल इज 3 डाउनवर्ड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ लोअर बॉल्स आर, हाँ वेनिशिंगली स्मॉल कर रहा है ना, तो एक मतलब जीरो है, ठीक है ना। तो ये सही हो गया, करेक्ट। अब देखिए आपका, हाँ ये क्वेश्चन है, कटिंग वाला आता है, आईआईटी में बहुत बार पूछा है, इसको काट दिया गया, इसको काट दिया गया, नहीं ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड लोग रहता है इस पर देने। आपका ये सवाल देखिए क्या कहता है, कि यहाँ पर भी ये कह रहा है, इन द सेटअप शोन द पुली, द कॉर्ड्स एंड द स्प्रिंग आर ideal and masses of the loads are indicated in the figure. Initially, the system is in equilibrium. What should be the range of mass m so that acceleration of load of mass 2m becomes greater than acceleration of free fall immediately after the cord is cut at point P? ध्यान दो, what should be the range of mass m so that acceleration of load of mass 2m becomes greater than acceleration of free fall immediately after। यहाँ रस्सी को काटने के बाद, देखो पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रस्सी को पी से काट देने के बाद इसका तुरंत बाद इसकी एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हो जा रही है 2m का, तो उसके लिए कैपिटल M का क्या रेंज होगा, क्वेश्चन यह है। तो क्वेश्चन में देखो कहां से पकड़ में आएगा ये क्वेश्चन, देखो तो ये क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश किया जाए क्या, ये क्वेश्चन कहां से आपको पकड़ में आएगा, ये देखिए कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे पकड़े। तो मेरे अनुसार तो ये क्वेश्चन पकड़ाएगा इस 2m से, ये 2m मास का एक्सेलरेशन g से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर यह रस्सी कट गया ऊपर से, तो भाई रस्सी कट गया ऊपर से, तो ऊपर वाला तो टेंशन दे नहीं रहा, और नीचे एक टेंशन और 2 mg है। अगर टेंशन जीरो नीचे वाला में भी हो गया,
तो ये 2mg/2m g हो जाएगा ना, तो g आ जाएगा एक्सलेशन, लेकिन g से ज्यादा होना चाहिए। तो इस राशि में ये राशि कटने के बाद इसमें टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें अगर टेंशन जीरो नहीं होगा तो ये कांस्टेंट रिलेशन फॉलो करेंगे। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये दोनों कांस्टेंट रिलेशन फॉलो करेंगे तो इसका एक्सलेशन जितना नीचे होगा उतना ही इसका ऊपर होगा। तो इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सलेशन और इस ब्लॉक का अपवर्ड एक्सलेशन इक्वल होगा। तो ये रस्सी अब क्या रहना पड़ेगा, टाइट। काटने के बाद भी रस्सी को टाइट होना चाहिए। लेकिन काटने के पहले की बात अगर कहानी किया जाए तो उस कहानी को देखने में तो दिक्कत नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, तो देखो यहां पर ध्यान दो, दिख रहा है ना आराम से, है? तो अब देखो ध्यान दो, इसका बात आपको करेंगे। देखो तो क्या होता है, देखो पहला बात बिना काटे हुए पहले डिस्कस करते हैं। इस तरह का सवाल आता है ना, तो बिफोर कटिंग आफ्टर, जस्ट आफ्टर कटिंग डिस्कस करना चाहिए। अब रस्सी में टेंशन एकाएक चेंज हो जाता है, स्प्रिंग में टेंशन एकाएक चेंज नहीं होता है। अगर कटिंग बिफोर कटिंग, आफ्टर कटिंग, बिफोर कटिंग, तो आफ्टर कटिंग टेंशन इनिशियल टेंशन से उसको कोई लेना देना नहीं है रस्सी में। लेकिन वही स्प्रिंग है तो जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग में वही होगा जो पहले होगा, करेक्ट। अब जो बात होगी उसको थोड़ा सा हमारे साथ आप शेयर करें कि यहाँ पर अगर यह है तो ये ब्लॉक का मास, ये सब आइडियल है, तो इसकी मास आपका mg इधर है, तो इसमें रस्सी में टेंशन होगा mg, होगा ना, और इसमें टेंशन mg होगा तो इसमें mg/2 होगा, होता है ना। पुली पर क्या होता है, ऊपर का टी तो यहाँ 2t होता है, और 2t mg है तो t क्या होगा, mg/2 होगा। तो इसमें टेंशन आपका आ गया mg/2, इक्विलिब्रियम में है ये mg/2। ये आइडियल पुली पर होता ही है, ये सब बात है। कैसे हुआ, तो बेटा इसमें टेंशन टी तो इसमें 2t, और 2t mg के बराबर है, तो 2t mg के बराबर है तो t क्या होगा, mg/2। तो इसमें mg/2 और इसमें भी हो गया mg/2, करेक्ट। अब देखो आपको मैं बताता हूं, यहां तक हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो ये mg/2 हो गया और ये 2mg है, ओके। तो ये इस राशि में अगर इस ब्लॉक पर चलिएगा तो इस ब्लॉक पर अब देखो यहाँ mg/2 आ गया, और यहाँ पर इसका वेट काम करेगा mg नीचे करेगा ना। अब ये जो है मान लो कि इसमें इलोंगेशन x है, इलोंगेशन x है, तो एक इस पर इसका इक्विलिब्रियम देखो, इसका तो इसका इक्विलिब्रियम से क्या निकलेगा, ऊपर हो गया बेटा mg/2 और प्लस हो गया बोल, इसका वेट काम कर दिया mg, सही है। अरे गड़बड़ हो गया, इज इक्वल टू mg, क्या हो गया, ऊपर लग गया mg/2 इज इक्वल टू, बोलो एक तो mg लगेगा और इसमें kx किधर लगेगा, नीचे, इलोंगेट है ना। स्प्रिंग अगर इलोंगेट है तो पुलिंग फोर्स लगाएगा, और कंप्रेस है तो क्या लगाएगा, पुशिंग फोर्स। तो मान लेते हैं कि इसमें इलोंगेशन x है, तो इस पर फोर्स बेटा आपका mg नीचे लगेगा और kx नीचे लगेगा, ठीक है ना। अब देखो mg/2 इज इक्वल टू हो गया mg प्लस kx, एक तो यह रिलेशन हो गया बेटा। दूसरा आपका रिलेशन जो होगा, हम इसमें इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप बोलिएगा क्यों नहीं आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि यह राशि कटेगा तो उसके बाद जस्ट टेंशन इसमें बदल जाएगा, स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा। तो मैं इसमें तो इंटरेस्टेड था, लेकिन इससे जो रिलेशन बनता उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये रस्सी कटने वाला है। रस्सी कटता है तो स्ट्रिंग में टेंशन एकाएक चेंज हो जाता है, स्प्रिंग में चेंज नहीं होता है। तो मेरा इंटरेस्ट जो था इसमें था, इसमें नहीं, इसलिए वर्क किए, इधर हम नहीं गए थे, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट का ध्यान नहीं तो टाइम खराब हो जाता है। हम इधर से भी इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशन बनाकर इसमें टेंशन निकल जाएगा और वह टेंशन तुरंत चेंज हो जाएगा। तो हम ही जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि रस्सी में टेंशन जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर कटिंग सेम नहीं होता है, परंतु इसमें क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया ना। तो मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनिए, समझ में तो आ रहा है ना सबको। ये कॉन्सेप्ट भी सीखते जाना है, घर पर जाकर या तो हर सवाल में अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं लिख डालो, कि 10 20 25 सवाल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बेकार, माने 200 सवाल बनाने से अच्छा है कि 10 15 सवाल अभी आज बनेगा, उसे मन कितना खुश हो जाएगा।
ये हर सवाल में नया नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि इसलिए मैं इधर नहीं गया। ठीक है, अप्रोच अच्छा है। अब क्या किया गया, आपका काम कि इसको काट दिया गया, ये रस्सी कट गया। ये रस्सी आपने क्या कर दिया भाई, रेड अलार्म कर दिया, इसको रस्सी को आपने काट दिया। अब ये रस्सी जब कट होगा तो देख क्या होगा, हम इधर के पार्ट में अभी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या मतलब है, ये रस्सी का टेंशन बदल जाएगा। ये रस्सी का टेंशन बदलेगा क्या, जीरो हो जाएगा। इसमें टेंशन जीरो, इसमें टेंशन जीरो हो जाएगा, और इसमें टेंशन जीरो हो गया तो इसमें भी जीरो हो जाएगा, तो फ्री फॉल करने लगेगा। तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनसे जितना फायदा उठाना था मैं उठा लिया। अब मेरे को इधर जाना है कि कह रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, जी से ज्यादा होनी चाहिए। उसे यह रस्सी को क्या रहना चाहिए, इवन इसके कट के बाद भी इसको क्या रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। तो इसमें अब कट के बाद, आफ्टर कट, आफ्टर कट, कट के बाद अब देखो जस्ट आफ्टर कट, जस्ट आफ्टर लिख दीजिए, जस्ट आफ्टर कट देखिए। तो जस्ट आफ्टर कट सिचुएशन आपका कैसा जाएगा, देखिए तो जस्ट आफ्टर अगर कट की बात किया जाए तो देखिए क्या आता है। तो जस्ट आफ्टर कट अगर देखोगे भाई तो क्या होगा, इसमें इसका एक्सेलरेशन ए अगर हो गया और इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा, क्योंकि कांस्टेंट रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो राशि में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो राशि में चूंकि टेंशन है तो कांस्टेंट रिलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो वहां पर हो गया 2mg, 2mg प्लस टी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 2ma, 2ma, ए ग्रेटर देन जी होना चाहिए लेकिन है। और इसमें बात कर लेते हैं तो इसका एक्सलेशन ऊपर, इसका इलोंगेशन अभी भी वही है, और वह इलोंगेशन का फायदा उठा सकते हैं हम लोग। तो इसका बेटा एक्सलेशन ऊपर है तो ऊपर ये इलोंगेट है तो के एक्स लगेगा, के एक्स लग गया, और माइनस हो गया एम जी, और माइनस हो गया टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ये होगा। और यहाँ के एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो के एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है बोलो तो, यहां से माइनस एम जी बाई 2 आ रहा है। ये कैपिटल है या स्मॉल है भाई, ये अलग अलग मास है ना, इस ब्लॉक का तो तुम लोग कुछ, ठीक है। यहां पर आपका के एक्स हो जाएगा एम जी बाई 2 माइनस एम जी, माइनस एम जी है, और माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, यह होगा ना, ठीक है। अब देखो यहां से अगर बात करो तो टी का एक टी का रिश्ता आ गया, तो टी को हटाने की कोशिश करना चाहिए था अपन को, नहीं। तो ये जो टी का रिश्ता जो है ना, अजब का रिश्ता है, अजब गजब का रिश्ता है। अब देखो तो मैं बता रहा हूं कि ये रिलेशन बड़ा खूबसूरत मैंने बना दिया, एम जी बाई 2 मैंने आगे आपको एम जी बाई 2 माइनस 2mg, और क्या निकालना क्या था उसमें, क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बोल रहा है, अब देखिए मास वो कैपिटल एम क्या होना चाहिए, हाँ। तो एम जी माइनस ए 2 माइनस 2mg, और ये एक तो रिलेशन, हमारा दो ही रिलेशन चाहिए ना जी, तो ये दोनों रिलेशन को अगर जोड़ दो तो ये कट जा रहा है कि नहीं आपका, देखिए ये तो कट हो जाएगा ना, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको तो बाद में हम देख लेंगे, इनको पहले कट करने की कोशिश करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ये फर्स्ट इक्वेशन को और ये सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। ये तो कट गया, और ये जो कटेगा तो कितना बचेगा, एम जी प्लस के एक्स और 3ma, 3ma, सही है। और ये जो होगा ये हो गया कितना, अब ए ग्रेटर देन जी होगा, यही ना, रिलेशन लगा देते हैं, के एक्स की भी वैल्यू पुट कर लो, तो ये एम जी प्लस के एक्स कितना आया है भाई, ये अभी हम लोग देखे थे उस रिलेशन को, देखिए के एक्स होगा एम जी बाई 2, एम जी बाई 2 और एम जी बाई 2 माइनस एम जी,
और इज इक्वल टू भाई डिवाइडेड बाई 3m, और ए ग्रेटर देन जी है तो यह इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन जी, सही है ना। और ये रिलेशन को आप देखो तो आपको आ जाएगा, ये तो बोलो मत आगे आगे, एम जी कैंसिल हो गया, और यहां से अगर बात करो तो ये होगा एम, ये जी भी कैंसिल हो जाएंगे, और यह एम जो होगा ग्रेटर देन 6m होगा, सही है, आ रहा होगा रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको कर ही लेते हैं, 1-2 मिनट लगेगा, 10 क्वेश्चन तो हो। तो मैं while a block is sliding on horizontal floor, a constant horizontal force is applied on it opposite to its direction of motion. Which of the following can be a correct velocity time graph for motion of the block? देखो इसमें ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को डिस्कस करिए। पहला तो ये ग्राफ है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि भाई पहली बार तो एक्सलरेशन क्या है, निगेटिव है, और बाद में एक्सलरेशन क्या हो जा रहा है, निगेटिव की पॉजिटिव रह रहा है। ये स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है? बोलो, ये स्लोप क्या आएगा इसका? अरे निगेटिव होगा। निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है ना, सही है ना। और इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है। दूसरा क्या है कि ये ग्राफ लॉजिकल है, हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ में क्या कह रहा है कि भाई वेलोसिटी 0 हुआ, और फिर कुछ देर आराम किया, और फिर कह रहा है कि मैं पीछे जा रहा हूं, है ना, वेलोसिटी निगेटिव हो गया। तो इस केस में क्या है कि कहा कि मैंने आराम किया और फिर मैं पीछे जा रहा हूं, रेस्ट में आया पीछे जा रहा है, तो ये एक फ्रिक्शन से हम समझ सकते हैं इसकी मजबूरी। लेकिन उसमें कह रहा है कि नहीं, मैं तो गया फिर रेस्ट किया फिर स्टार्ट हो गया, तो ये लॉजिक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा ये लॉजिक भी नहीं समझ में आ रहा है, और ये लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई वेलोसिटी 0 हो गया, वहां रुका रह गया। तो आपका आप सवाल पढ़ते हैं कि while a block is sliding on a horizontal floor, a constant horizontal force is applied on it opposite to its direction of motion. Which of the following graph is correct velocity time graph? अब देखिए, हर में एक चीज कॉमन है कि वह रुक रहा है और रुक करके पीछे आ रहा है। ये बात को आप समझो, हर केस में रुक रहा है और पीछे आ रहा है। हर केस में स्लोप भी चेंज हो रहा है, देखिए इसमें, लेकिन स्लोप चेंज नहीं हुआ है, उसमें भी स्लोप शायद चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें स्लोप चेंज हो रहा है, और इसमें भी स्लोप है पहले। तो मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा कंसेप्ट सीखते हैं इसका। मेरे पास क्या कंसेप्ट हो सकता है? ये ब्लॉक है, कोई मान लीजिए कि कुछ वेलोसिटी v0 से चल रहा था, और अपोजिट में किसी ने फोर्स लगा दिया, तो मान लेते हैं कि यह सरफेस स्मूथ है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस है, तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी कहीं ना कहीं जाकर, ओके। उसके बाद फोर्स चूंकि डिसलरेट हो रहा है, तो फोर्स तो पीछे लग रहा है, तो जितना से यह डिसलरेट हो रहा था उतना ही से अब यह एक्सलरेट भी होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पहला बात इस केस में जब सरफेस स्मूथ होगा। और यहां जाकर के ये ठीक है, ओके, सेटिस्फाई कर रहा है। अब उस ग्राफ को मैं चेक करूंगा इसके अनुसार, इस कंसेप्ट के अनुसार। तो चेक करता हूं कि ये देखो, ये तो हो नहीं सकता, यहां देखो एंगल बदल जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सलरेशन। तो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड पर ही ध्यान दो, तो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड देखने के लिए एंगल देखो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से यहाँ कम एंगल बन रहा है, यहाँ ज्यादा, तो एक्सलेशन और डिसलेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो स्मूथ सरफेस नहीं होगा। अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ये ग्राफ नहीं होगा। चलते हैं इसमें, चलते हैं, ये तो बेकार लोग है, वो गया उसी इंस्टेंट लौट गया होगा, नहीं तो ये ग्राफ का तो सोचना फालतू बात है। इस ग्राफ में चलते हैं, तो जैसे इस ग्राफ में चलिएगा, ये ब्लॉक जो है जाकर रुक करके पीछे नहीं आ रहा है, जबकि सरफेस स्मूथ होगा तो रुकेगा, पीछे आना ही पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस लग रहा है ना।
तो उसको पीछे आना ही पड़ेगा, रुक कर वहां रुक नहीं सकता है। अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं फिर, देखिए तो वह तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई। आप देखते हैं कि हमारा यह ब्लॉक है भाई, और मान लीजिए हमारे पास फ्रिक्शन भी है, हम फ्रिक्शन मान रहे हैं इसमें, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ फोर्स F लग रहा है, यह चल रहा है इधर V0 से, तो आपका एक फ्रिक्शन भी इधर लग रहा होगा म्यू एम, और इन दोनों के कारण यह डिसलरेट होकर के यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जा रहा होगा, 0। ठीक है, और वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ रुका रह सकता है, कैसे? क्योंकि अब क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो अब फोर्स इधर लगेगा, तो यह इसको इधर खींचेगा, तो हो सकता है यह एफ और इधर जो म्यू एम जी अब लगेगा, क्योंकि अब इधर जाने की कोशिश करेगा नहीं, तो यह एफ अगर म्यू एम जी के बराबर हो गया तो क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा। अगर एफ ग्रेटर हो गया म्यू एम जी से तो फिर एक्सेलरेट इधर होना शुरू होगा, और यह कितना होगा, एफ माइनस म्यू एम जी होल बाई एम। तो इस समय इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड में हो जाएगा इतना, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, डिसलरेशन, तो यहां डिसलरेशन कितना आ रहा था, बोलो ए इजकल टू, बोलो तो, बोलो ना, दोनों केस में एक्सेलरेशन का तो डायरेक्शन सेम ही आ रहा है? तो यहां पर देखो तो क्या आ रहा है, तो इधर एफ ए कितना आ गया बताओ, यहाँ एफ प्लस म्यू एम जी अपॉन क्या आ गया, एम आया। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, डिसलरेशन ज्यादा है, और वहां पर डिसलरेशन क्या है, कम है। मतलब डिसलरेशन समझ रहे हो ना, वेलोसिटी, और वहां एक्सेलरेट हो रहा है असल में। तो मैं बताना चाहता हूं कि समझ रहे हो ना, तो ये स्लोप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, स्लोप का पहला बात है। और क्या हो सकता है कि ये बराबर हो गया है, अगर है तब तो रुक जाएगा, तो पीछे जाएगा नहीं। तो दो कंडीशन यहाँ पर हमको मिला। अब चलो देखते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है, क्या आंसर दिया ए एंड डी, सही है। थैंक यू, थोड़ा लेट हो गया। चलो अगला दिन अपन करेंगे क्या, अगला संडे को 21 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। और दो सवाल उसका काइनेमेटिक्स का बच्चा चला रहा है, कर लिया जाएगा अगला दिन, ठीक है। ओके बाय। न्यूटन्स लॉ का अगला दिन भी होगा।